आपको क्या लगता है स्कूलिंग में मनी मैनेजमेंट जरूरी है? अगर आपको शुरुआत में ही मनी के बारे में बता दिया जाता तो। कोई डार्क फेस लाइफ का? मैंने बंसल क्लासेस कोटा छोड़ा था। एक मेरे मामा ने आकर के मेरी माँ से पूछा कि बहन, अंकित को अगर निकाल दिया गया हो तो बताना यार, मैं बात कर लेता हूँ। बच्चे जानना चाहेंगे कि आपकी शादी अरेंज मैरिज थी कि लव मैरिज? कि जो मेरी वाइफ है वो मेरे टीचर की बेटी थी। हम लोग आजकल वॉशरूम जा रहे हैं, मोबाइल लेके जाते हैं। रात में पति पत्नी भी सो रहे हैं तो मोबाइल लेके सो रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर ये एआई चाहे तो सारे प्राइवेट मोमेंट्स जो है कैप्चर कर सकता है। महिला के रूप में जब भी मैं कुछ इन्वेस्टमेंट का सोचती हूँ तो मेरे ध्यान में सोना ही आता है। और सोना जब देखा मैंने 190 हो गया तो मुझे लगा कि मैं बहुत रिच हो गई। आज सुबह मोबाइल खोला, देखा 160 है तो मुझे लगा फिर मैं गरीब हो गई। वो तो दिल की धड़कन बढ़ा देता है। हमारे देश में हम बाजार का ऊपर चढ़ना नीचे गिरना खबर की तरह कंज्यूम करते हैं, लाभ नहीं लेते। ट्रम्प जो है वो एक बचपन में एक मूर्ख राजा का जो स्टोरी पढ़े थे, पता नहीं क्यों इसको देख के वही फीलिंग आती है। नहीं, गलत। लेकिन ये एप्स्टीन फाइल्स में वो जितनी बार आया है उसका बहुत ही बीभत्स चेहरा आया। एप्स्टाइन फाइल के अंदर जो बातें निकल कर आ रही है कि ये लड़कियों के साथ घूमता, तो उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अभी 4 दिन पहले जब एप्स्टाइन फाइल की चर्चा हो रही थी, बात ये तक थी कि ये लोग जिन बच्चियों के साथ में इस तरह की हरकतें करते थे उनमें से कुछ के इन्होंने मांस तक खाए। जिस समय आप आबकारी अधिकारी थे जयपुर में, तो आपके पास तो शराब वगैरह का रेगुलेशन होता होगा, तो वहां से आपको तो काफी रिश्वत वगैरह ऑफर होता होगा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तब्दील से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आज मैं अपने पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ अंकित अवस्थी सर का। और मैं इनका इंट्रोडक्शन कैसे कराऊं मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ऊंचे पद से रिजाइन किया है जयपुर में, फिर इन्होंने टीचिंग भी किया है साथ ही साथ, और उसके बाद आज फाइनेंशियल एडवाइजर है। तो मैं आपको क्या बोलूं, भूतपूर्व आबकारी अधिकारी कि टीचर, मोटिवेटर या फिर फाइनेंस एडवाइजर, किस रूप में आपको इंट्रोड्यूस करूं? नमस्कार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले तो आपके साथ बैठने का सौभाग्य मिल रहा है। ये मतलब अगर आप टीचिंग फील्ड में हैं तो ये एक पहचान है कि आप नीतू मैम के साथ बैठे हैं। थैंक यू। दूसरी बड़ी बात कि मेरी अगर परिचय की बात कर रहे हैं तो मैं अपने आप को शिक्षक कह के गौरवान्वित महसूस करता हूँ। शुरुआत की थी केमिस्ट्री पढ़ाने से, फिर यूपीएससी के लिए पढ़ाने से, एसएससी के लिए भी कुछ समय तक मैंने पढ़ाया, फिलहाल के लिए खबरें और फाइनेंस पढ़ा रहा हूँ। तो स्किल मेरी पढ़ाना ही है, बस मैंने सब्जेक्ट बदले हैं और उन सब्जेक्ट को बदलते बदलते आज फाइनेंस पढ़ाने की स्थिति में आ चुका हूं। क्योंकि पिछले 5 साल से जब खुद का फाइनेंस मैनेज करना शुरू किया, उसके बाद ये महसूस हुआ कि इस देश में ना बहुत सारे लोग इस नॉलेज से वंचित हैं। आप सबने बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी सरकारी नौकरियों के लिए ट्रेन कर लिया है, तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली कमा के खुद का प्रबंधन कैसे करना है, और इवन नहीं भी कमा रहे हैं तो घर से आए हुए पैसे का प्रबंधन कैसे करना है, ये बात अपने आप में एक बड़ा चैलेंज मुझे फील हुई। और वहीं से मैंने अपना एक फोर्टे बनाया कि अब खबरें पढ़ा करके बाजार समझाऊंगा। और तब से मैंने खुद उन एग्जाम्स को क्वालिफाई किया जो मुझे इसके लिए ऑथेंटिकेट करते हैं कि मैं फाइनेंस पढ़ा सकता हूँ। इसी क्रम में सेबी द्वारा ऑथराइज्ड जो NISM करके एक संस्था है वो परीक्षा लेती है रिसर्च एनालिस्ट बनने की, फंड जब ये म्यूचुअल फंड एडवाइजर होने की। मैंने उन परीक्षाओं को क्वालिफाई किया और परीक्षा क्वालिफाई करके अब हाल ही के दिनों में मैं म्यूचुअल फंड्स के लिए क्लासेस ले रहा हूं, मैं स्टॉक में ट्रेड कैसे करना चाहिए उसकी क्लासेस ले रहा हूं, और हम लोग इन दिनों बातें बाजार की करके बातें कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, हमारी जो स्कूलिंग हुई, हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ पढ़ाया गया, फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं पढ़ाया गया। और इस मामले में मैं कंप्लीटली फेल रही, क्योंकि बचपन से कभी मनी मैनेजमेंट सीखा ही नहीं। आपको क्या लगता है स्कूलिंग में मनी मैनेजमेंट जरूरी है? मैं इसमें बहुत ही अच्छा तार्किक जवाब अगर दूं, अगर आपको शुरुआत में ही मनी के बारे में बता दिया जाता तो देश में आप मनी मांगने लगते। देश की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी थी नहीं कि आपको पहले मनी का स्वाद दिला दिया जाए। असल में क्या है ना कि अगर आपको मैं ये कहूँ कि मिल्क केक बहुत अच्छा होता है, मैं ज्ञान देता गया, अंत में आप डिमांड करने लगेंगे यार इतना बोल चुके हो तो खिला भी दो यार। बिल्कुल वैसे ही अगर स्कूल एजुकेशन में हमने
बहुत ज़्यादा मनी के बारे में बात कर ली होती तो आप पहले से ही लोगों को एस्पिरेशनल बना चुके होते। शायद उस समय की ज़रूरतें मैस्लो की हायरार्की में सेट होते हुए थी कि पहले लोगों को रोटी कपड़ा मकान जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंचाओ, जब ये इतना पहुंच जाएंगे तो कर ही लेंगे। हमारी अर्थव्यवस्था उस समय इतनी मजबूत नहीं थी कि हम उस बिंदु को पहले सॉल्व करें जो बहुत बाद में आएगा। तो ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए शिक्षित करना प्राथमिकता थी। समय बदल रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज आ चुकी हैं, तो आने वाले समय में ये भी बहुत ज़्यादा आगे आने वाला है कि स्कूली शिक्षा के अंदर और कॉलेज शिक्षा के अंदर लोगों को वित्त प्रबंधन सिखाया जाएगा। तो स्कूली शिक्षा में ना ये धीरे धीरे आने लगेगा। और आप हाल ही के दिनों में अगर मेट्रो सिटीज़ की स्कूल्स को देखें, जैसे मेरी खुद की बेटी अभी 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रही है, वो इन सब चीज़ों को जान रही है। इवन उसके स्कूल में चीज़ें सिखाई जा रही हैं कि आपको स्टार्टअप्स कैसे रन करना है, पिच डेक तक बनाना उसको सिखाया जा रहा है। तो जैसे जैसे लोगों के साथ में वित्त जुड़ता जाता है तो वित्तीय प्रबंधन सिखाना जरूरत बनती है। मैं मानता हूँ कि देश आने वाले समय में बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। बढ़ने वाले समय में मेरे जैसे लोगों की जरूरत होगी जो ये सिखाएंगे कि भैया बहुत कमा लिया है। मैं तो खुद आपसे कह रहा हूँ कि जो कमाई है आपकी वो मुझे दीजिए, मैं प्रबंधन करता हूँ, ले नहीं रहा हूँ, प्रबंधन के लिए मुझे दीजिए। तो ये जो आप प्रबंधन की बात कर रहे हैं जी, जैसे बचपन से आपने क्या ये सोचा था कि हम कुछ दिनों तक नौकरी करेंगे, फिर उसके बाद पढ़ाते रहेंगे, फिर चले जाएंगे फाइनेंस में, कि आपका ये जो फ्लो है ये नेचुरल है लाइफ का, कि गो विद द फ्लो वाला केस है? ये प्रश्न अच्छा है मैम। और मैं जब खुद पीछे जाकर देखता हूँ, एक बहुत ही परिचित पंक्ति है, कनेक्टिंग द डॉट्स। अगर आपको ध्यान हो तो स्टीव जॉब्स की कही हुई ये पंक्ति है। और वो कहते हैं कि लाइफ में जब आप बहुत पीछे जाकर के आगे जाकर पीछे देखते हैं तो आपको याद आता है कि मैं जहाँ पहुँचा हूँ इसके पीछे पूरी प्रकृति ने कहीं ना कहीं इस तरह के डॉट्स रखे थे जिन्हें कनेक्ट करते हुए आपको आज यहाँ तक पहुँचाया गया है। मैं अब पलट के जब देखता हूँ तो लगता है कि शायद ये सब होना था और तरीका यही होना था। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हैं पहले क्या आप ऐसा सोचते थे, जवाब है नहीं सोचता था। क्या नहीं सोचता था? मैम, मेरे समय में इंटरनेट ही नहीं था। लेकिन आज आप और मैं बैठ करके इंटरनेट की बात कर रहे हैं। लोग कहेंगे कि क्या आदम काल से आए हो, क्या इंटरनेट बहुत पुराना है? मेरा मतलब है कि यूज के लिए नहीं था। इंटरनेट सुविधा थी, पता है, लेकिन ऐसे मैं पूरे टाइम 24 घंटे मोबाइल में इंटरनेट ऑन करके रख लूंगा, इतनी हैसियत नहीं हुआ करती थी। ये मेरे समय में आया। तो मुझे क्या लगता था मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे दोस्तों ने मुझे समय रहते ये बताया था कि अंकित, तुम बातें ऐसी बना लेते हो कि लोगों को बात सुनने में अच्छा लगता है। मैंने कहा अगर इसमें कंटेंट ऐड कर दिया जाए तो बोले कुछ और लोगों को अच्छा लगने लगेगा। तो मैंने पढ़ना लिखना वहां से शुरू किया, बातों में कंटेंट डालना शुरू किया। मैं पहले केमिस्ट्री में डालता चला गया तो एक बहुत ही अच्छे कोटा के संस्थान में काफ़ी उच्च पद तक रहा। फिर इन्हीं बातों में मैं जीके जीएस डालना शुरू किया तो इंडिया की टॉप एडटेक फर्म्स के अंदर टॉप फैकल्टी रहा। आजकल जब से खबरों में डालने लगा हूँ तो खबरों के अंदर एक नया युग सा शुरू हो गया है। अब बहुत सारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया हैं वो इस बारे में अब बैठकर चर्चा करने लगे कि भैया आओ जरा बताओ ये क्या डाल रहे हो आप। तो मैं केवल ये बोलता हूँ, एक छात्र हूँ, बातें करना जानता हूँ और उन बातों में कंटेंट जब ऐड करता जाता हूँ, क्योंकि फितरत रही है पढ़ने की, अच्छी पढ़ाई थोड़ी कर ली मैंने तो वो ऐड कर देता हूँ तो थोड़ा ठीक हो जाता है मैम। क्योंकि आपके जो कंटेंट्स हैं उससे साफ पता चलता है कि आपने बहुत फ्लो में कुछ चीजें पढ़ी है और वो फ्लो निकलता है। ऐसा नहीं लगता है जैसे कोई पीपीटी लेके आ गए हैं आप और उसको देख के पढ़ा रहे हैं। तो क्या बचपन का कुछ स्ट्रगल है जो आपको इतना पढ़ने के लिए प्रेरित किया, कि सिर्फ आप ऐसे स्टूडियस थे शुरू से? मैं स्टूडियस तो नहीं था मैम, लेकिन मैं ना एक चीज़ के लिए बहुत प्रिविलेज्ड रहा हूँ और मैं वो हर बात बताना चाहता हूँ। बहुत बार जब बातें होती हैं, मुझे सौभाग्य मिला कि मेरे परिवारजन पढ़े लिखे थे। इस देश में बहुत कम लोगों को ये नसीब होता है और विशेष रूप से जो मेरी उम्र के लोग हैं, अगर वो बैठकर चर्चा करेंगे तो पाएंगे कि उनके पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं थे। मेरे पेरेंट्स अच्छे पढ़े लिखे थे, माँ बाप दोनों पढ़े लिखे थे, मेरे घर के अन्य जो सदस्य थे वो भी पढ़े लिखे थे, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई की जो स्किल थी वो टीचिंग में ही थी। मेरे पापा मम्मी भी टीचर थे, तो साथ ही साथ में हमारे जो और ताऊजी हैं, ताऊजी के बड़े भाई, मतलब सारे बड़े ताऊजी जितने भी हैं वो सब टीचिंग के इर्द गिर्द ही थे। तो हम लोग अलग अलग लेवल पर थे। जैसे मेरे बड़े ताऊजी पिलानी बिट्स में डीन रहे हैं, तो ऐसे में ना माहौल हमेशा पढ़ने का रहा है। तो पढ़ाई का एक्सपोजर जब आपको मिलता है समाज में, परिवार में, तो आपको एक बाय एंड लार्ज इंक्लाइन होने का मौका मिल जाता है कि ये जो कर रहे हैं ये मैं कर लेता हूँ। जैसे कहते हैं ना, बंदर का बच्चा बंदरी गुलाटी मारेगा, तो कुछ वैसा था कि टीचर का बेटा हूं तो टीचिंग ही करूंगा। स्केल चेंज कर लिया मैंने। ये आपने बहुत ईमानदारी से बता दिया कि आपको ये प्रिविलेज
प्राप्त था। अदरवाइज आजकल बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनको प्रिविलेज प्राप्त है, जिनके पेरेंट्स बहुत अच्छे परिवार से हैं, लेकिन वो हमेशा खुद को दिखाना चाहते हैं कि मैं गरीब हूँ और मैं गरीब का दर्द समझ सकता हूँ। गरीबी बिकती है मैम, गरीबी सेल पॉइंट है। और मैं बहुत बार ना ये बात बोलता हूं, अगर आपके हाथ पैर सही हैं, आप स्वस्थ हैं, तो आप अमीर हैं। आप उन लोगों से पूछिए जिन्हें प्रॉपर तरीके से सांस नहीं आ रही है, जो चल नहीं पा रहे हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। आपको सही मायने में अमीरी का एहसास तब होने लगेगा कि मुझे ईश्वर ने जो ये संस्थान दिया है ना खुद का, ये इतना अमीर है कि मुझे और बिलोंगिंग्स से अपनी अमीरी गरीबी जांचने का मौका ही नहीं मिलना चाहिए। फिर भी मैम मैं कटु विरोधी रहा हूं। मेरे पिताजी तृतीय श्रेणी शिक्षक थे। ऐसा नहीं था कि हमारे घर में मतलब पूरे टाइम 4 व्हील्स रखने की अनुमति थी। हम लोग हाँ खाना खा पाते थे, पापा को जो हमें पढ़ाना होता था वो पढ़ा लेते थे, और बढ़िया त्योहारों पर हमारे लिए जैसे सबके कपड़े आते हैं ऐसे आते थे। लेकिन मैं इसको बेचने निकलूं कि मैं तो साहब अंबानी का बेटा नहीं रहा, भाई इस देश की मैक्सिमम आबादी नहीं रही, तो इसमें रोना क्या है। अब निकलो ना, आपको एक रेफरेंस फ्रेम तो पता है ना कि यहां तक जा सकते हो, मेहनत कर लो यार। तो मैं थोड़ा सा गरीबी को बेचने के खिलाफ हूं, लेकिन इस देश में गरीबी एक सेल पॉइंट है। आप जब बोलेंगे तो लोग अटैच करते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं, वो भी शायद गलत नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब खुद बोल देते हैं कि मैं तो साहब फकीर आदमी हूं, चाय बेच के निकला हूं, झोला उठा के निकल लूंगा, तो लोगों को लगता है अपना सा है। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप किसी से कनेक्ट कर पाते हैं। अगर आप पीएम मोदी की सभाओं को ऑब्जर्व करेंगे तो आप बहुत अच्छा से क्रैक करने बैठिएगा तो आप पाएंगे कि वो किसी भी शहर में हो, अपने जीवन का कोई ना कोई वृतांत वहां से जोड़कर ले आएंगे कि एक समय की बात है कि मैं यहां पे से निकला था। इससे क्या होता है, लोग कनेक्ट करते हैं। इस देश की जब मैक्सिमम आबादी गरीब है और आप बोल दो कि मैं गरीबी से निकला हूं, अरे ये तो अपने में से निकला है, तो आपको लोग लुकअप टू करने लगते हैं कि यार मुझे ऐसा बनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जब ये कर गया तो मैं कर जाऊंगा। मैं मतलब इस चीज में लेकिन खुद को ये नहीं चाहता कि आप मुझे गरीब देख करके ट्रीट करें। नहीं भाई, मैं बहुत अमीर घर से था, मेरे पिताजी शिक्षक थे, जिसके पास शिक्षा रूपी ज्ञान है। मैं बहुत अमीर घर से था। चलिए एक पर्सनल क्वेश्चन मैं कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे जानना चाहेंगे कि आपकी शादी अरेंज मैरिज थी कि लव मैरिज? मैम ये बहुत ही अच्छा आपने है ना $1 मिलियन क्वेश्चन पूछ लिया है। डिटेल आंसर में दूं तब तो बहुत बड़ी कहानी है। शॉर्ट आंसर तो ये है कि अरेंज मैरिज है। डिटेल आंसर ये है कि जो मेरी वाइफ है वो मेरे टीचर की बेटी थी। ठीक है, तो जब भी मैं ये बताता हूँ कि वो मेरे घर से मात्र 1 किलोमीटर दूर रहती थी, मेरे टीचर की बेटी थी, तो मेरे रिश्तेदारों को भी बिलीव नहीं होता है कि ये अरेंज मैरिज थी। आज तक मैं यही डिफेंड करता आया हूँ कि अरेंज मैरिज है, लेकिन जब इतना नजदीकी हो रिश्ता तो लोगों को लगता है कि ये लव मैरिज है। क्योंकि ये इंडिया में एक परंपरा है कि लव मैरिज को परिवार वाले जो होते हैं वो अरेंज मैरिज करके पेश कर देते हैं ताकि अपनी इज्जत बच जाए। कहीं ऐसी तो कोई बात नहीं थी? सच बता दो आज अब इस पॉडकास्ट में। जहां तक रही बात इज्जत की, तो जिनसे मैं पढ़ा था, मेरे वो खुद जो मेरे ससुर साहब हैं, वो भी एक बहुत रेनाउंड फैकल्टी थे। मतलब उनसे पढ़ने के लिए आवेदन होते थे कि साहब इनसे पढ़ने के लिए बैचेस मिल जाए। वो फिजिक्स के काफ़ी अच्छे प्रोफेसर रहे हैं, तो मैं उनसे जब पढ़ने जाता था तो उनके लिए भी जुगाड़ लगाना पड़ता था। पहले ट्यूशंस चला करते थे मैम, अपने कोचिंग वाला हिसाब नहीं होता था, शहरों में ट्यूशंस वाला होता था। और हम उस दौर के लोग हैं जब आरपीईटी आरपीएमटी हुआ करते थे राजस्थान के अंदर, इंजीनियरिंग के लिए और आईआईटी के लिए और मेडिकल के लिए एग्जाम हुआ करते थे। तो उनसे पढ़ने का जब सौभाग्य मिला तो उनको देख करके घर वालों के दिमाग में, जब आप आते हो ना घर, बच्चा केवल पढ़ के नहीं आता है, टीचर की वैल्यूज भी लेकर आता है। मैं अपने कई सेशंस में बातें बोलता हूं कि बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। ये मेरा कंटेंट का पार्ट नहीं है, लेकिन ये मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा है। तो मेरा लिसनर जब मुझे इन विषयों पर बोलते सुनता है तो वो घर में जाकर के इन वैल्यूज को डिस्कस करता है। तो मैंने जब अपने टीचर से पढ़ते हुए ये वैल्यूज पाई, तो वैल्यूज को मैंने अपने घर में भी डिस्कस किया कि मैं जिनसे पढ़ने जाता हूँ बड़े नेक इंसान हैं। तो एक नेचुरल इंक्लिनेशन था कि उस घर के बच्चे बहुत अच्छे होंगे। जैसे आज मेरे बच्चों को जो प्यार मिलता है सोशल मीडिया पे, उसके पीछे का रीजन है, उन्हें लगता है कि सर के बच्चे हैं तो कुछ तो ठीक ही होंगे, देखते हैं इनको कितना नॉलेज है या फिर ये किस तरह से सर के साथ रहते हैं। इसी तरह से मुझे और मेरे परिवारजनों को उनके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर था, और जब उधर से रिश्ता आया तो हमें बहुत ही सही लगा कि यार ये तो ऐसे परिचित घर से रिश्ता आ रहा है। कोई इमोशनल ब्रेकडाउन कभी हुआ हो आपके लाइफ में, ऐसा कुछ जो मेमोरी में छप गया हो? मैम एकदम अगर याद करने बैठता हूँ तो नंबर काउंट करने पड़ेंगे कि कितने हैं। बहुत सारे हैं ना, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की, अभी मैं बहुत ही अच्छी एक बात पर चर्चा कर रहा था, लोनलीनेस को बात थी, लेकर के हम आएंगे उस विषय पर।
आप जितना ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं, हमारा काम चूंकि बोलने का लगता है लेकिन सोचने से होकर बोलने तक पहुंचता है। जी। और जब हम दिमाग के साथ बैठते हैं तो डाउन द लाइन हमको समझ में आता है कि हम अफेक्शनेट होते हैं लोगों के साथ। हम लोगों के साथ होते हैं, काम के साथ होते हैं, हमारी बिलोंगिंग्स के साथ होते हैं। मतलब हो सकता है कि आपको ये चेयर बहुत पसंद हो सकता है ये जो ड्रेस आपने पहनी है बहुत पसंद हो। इन्हीं अफेक्शंस को जब हम अपने से कभी बिछड़ता देखते हैं तो वो दर्द का कारण बनते हैं। और लाइफ में ऐसे बहुत से वाक़ये हैं। मुझे याद है मेरे बचपन का एक दोस्त था, आज वो कर्नल है। जब उसका सिलेक्शन हुआ था, ओटीए में गया था वो, जब उसका सिलेक्शन हुआ था तो मैं उसके लिए फूट फूट के रोया था कि तेरा सिलेक्शन हो गया, अब तू जा रहा है। इसलिए नहीं कि मेरा नहीं हुआ है, मैं उस समय मेरे कॉलेज का टॉपर था, मैं कुछ और करने के लिए निकला था, वो कुछ और करने के लिए निकला था, लेकिन हम दोनों में अफेक्शन इतना अल्टीमेट था कि तू चला जाएगा, मेरा टाइम कैसे कटेगा यार, मैं रह कैसे पाऊंगा, इस नुक्कड़ पे हम खड़े होकर जो घंटों बतियाते हैं बता कैसे पाएंगे। तो आपका ना अपने साथ वालों से छूटना जब जब होता है। मेरा एक दोस्त फिलहाल अभी पिछले साल ही हम लोग मिले, एक हमारा आईआईटी का पूरा विंग है, लगभग उनमें से सभी लोग अब भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में हैं, 8-10 लोगों का हमारा ग्रुप है और हमारे साल मिलते हैं। तो उनमें से एक मेरा बहुत करीबी दोस्त है जो भारतीय वन सेवा में है। उसके साथ में अफेक्शन इस लेवल का था कि उसका सिलेक्शन हुआ, मेरा सिलेक्शन हुआ, हम दोनों इस बात पर झगड़ रहे हैं कि यार हम दोनों अब साथ नहीं रह पाएंगे। हम दोनों इस बात की वजह से परेशान हैं कि यार अब अपनी शादियां होने जा रही हैं, अपन यार कैसे एक दूसरे के परिवार के साथ में एडजस्ट हो पाएंगे। मतलब अलग तरह का वो रहा है, बॉन्ड रहा है। और मेरा मानना है, अब आप कहेंगे ये तो केवल लड़कों के किस्से बताए, लड़कियों के तो नहीं मैं है वही टोकने ही जा रही थी मैं लेके कि आता हूं। मेरे एक्सप्रेशन आप समझ गए कि खाली लड़के अरे बता रहे मैम, हो आप। जैसे आपने गियर बदला ना, मैंने कहा हो अंकित अवस्थी समझ लो। मैं बता तो सकता हूं, समाज की स्वीकार्यता अलाउ नहीं करेगी मैम। ऐसा नहीं है, दिल हमारा भी जवां है और अभी तक जवां है। अच्छा। और हमें लोग पसंद आते हैं। प्यार की मैं बहुत कदर करता हूं, और जब प्यार की कदर करता हूं, बाय गॉड ग्रेस मैंने बहुत प्यार पाया है। और मैं ये मानता हूं कि आपको प्यार मिलता है, ये मतलब ईश्वर की आपके प्रति कोई बहुत अच्छी आशीर्वाद मान लीजिए। मुझे लोगों ने बहुत प्यार किया है। बस इस लाइन को अगर मैं बोलकर यहीं विराम दूं तो आप इसको समझ पाएं। कोई डार्क फेस लाइफ का? हाँ, मैं अपने लाइफ के कुछ टर्निंग पॉइंट्स में उसे काउंट कर सकता हूँ। मैंने बंसल क्लासेस कोटा छोड़ा था, मैं अच्छी पोजीशन पे था वहाँ पे, और छोड़ करके मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करने आना था। मैं अपनी मन से निकल के आया था, लेकिन मेरा नौकरी छोड़ना मेरे लिए श्राप बन जाएगा ये पता चला जब मैं साल भर सिलेक्शन नहीं पाया। मेरे गार्जियंस में इस तरह की बातें पहुंचने लगी कि अंकित को निकाल तो नहीं दिया था वहां से। ओह। एक मेरे मामा ने आकर के मेरी माँ से पूछा, अब वो गुड फेथ में पूछ रहे थे, अब कोई बैड इंटेंशन था मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उस समय वो बहुत ही डेरोगेटरी लगा कि बहन, अंकित को अगर निकाल दिया गया हो तो बताना यार, मैं बात कर लेता हूँ। ओह। ये बात ऐसी थी कि लोग आपके हर कृत्य को अपने नजरिए से लेंगे। आपको जो बोलना है आप बोलिए, जनता को तो उसको अपने पैमाने पर लेकर चलना है। इवन जब मैंने सरकारी नौकरी छोड़ी, मेरा तो अब छोड़ने का सिलसिला बन चुका है। पाके छोड़ना मेरी अब पहचान बनती जा रही है। मैं पीछे जब डॉट्स कनेक्ट करता हूं तो पता चलता है कि यार पहले मैं कोटा छोड़ के चला आया, फिर मैं बड़े टेक प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया, फिर सरकारी नौकरी छोड़ दिया, अब यूपीएससी से अपना फोकस मैं फाइनेंस की तरफ ले जा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें जब मैं देखता हूँ तो लोगों को लगता है कि रणछोड़ तो नहीं है, पर कम से कम मुझे फील होता है कि चलो भगवान रणछोड़ कृष्ण का नाम है, तो मैं इस बात से खुश होता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं समाज उसे अपने नज़रिए से देखता है। उस चीज़ ने जब तक सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ मुझे बहुत अफेक्ट किया कि मैंने कुछ अच्छा करने के लिए किया, लेकिन आज मेरे घर वाले मुझे संदेह की नज़र से देख रहे हैं। पूछना कहीं ये तो ये नहीं चाह रहे यार कुछ बुरा हुआ तो बताना यार, हम बात करें क्या। और सबसे दुखद होता है इस दुनिया में जब आपके अपने आप पर से ट्रस्ट करना बंद कर दें। आप कुछ भी हों, लेकिन जिन्होंने आपका साथ हमेशा दिया वो लोग आप पर से फेथ रखना बंद कर दें, ट्रस्ट आपकी बातों में करना बंद कर दें, आप खुद मर जाते हैं, शरीर जिंदा रहे। तो मैं अपनी लाइफ के, हालांकि फिर से मैं कहूंगा मेरी लाइफ में ऐसा कोई ट्रॉमा आज तक नहीं हुआ है कि नहीं भाई मैं इसको आपके सामने दुखित बताऊं। मेरी इमोशनल यात्रा में कुछ ऐसी चीजें जब मैंने अपनों का विश्वास खोया है। वह एक रात जिस दिन आपकी लाइफ एकदम पलट गई, सिलेक्शन वाली रात कि कुछ और? टेक्निकली स्पीकिंग तो सिलेक्शन वाली रात को मैं इसलिए काउंट नहीं कर पाता क्योंकि सिलेक्शन चाहा नहीं था, चाहा पढ़ना था और पढ़ाना था।
सिलेक्शन केवल एक समाज की स्वीकार्यता थी कि हाँ भाई देखो मैंने भी एग्जाम निकाल लिया, आप लंबे समय से पढ़ा रही हैं, आपने कोई काम किया, आपको लगता है कि ये वैल्यू ऐड करेगा, तो वो एड ऑन था। अभी जैसे रिसेंटली ना मैंने जब अपने NISM के एग्जाम क्वालिफाई किए तो वो वन नाइट पढ़ाई करके पास हो रहे थे मुझसे, मुझे खुशी बड़ी मिल रही थी, इस बात की मिल रही थी कि यार इस वजह से अब ना मैं ऑथेंटिकेट कर पाऊंगा इस बात को कि मैं जो बोल रहा हूं पढ़ के बोल रहा हूं। तो हर वो चीज जिसने मुझे कभी ना कभी ऑथेंटिकेट किया है, मुझे उसने हर रात खुशी दी है। अगर आप पूछें कि वो रात कौन सी है, तो मैं सच बताऊं कि मुझे है ना जब भी कोई स्वीकार्यता मिलती है, आप जब पूछ रहे हैं किसी इंसिडेंट से जोड़ के बताओ, मैं सच में नहीं जोड़ पा रहा हूं, लेकिन जब मुझे कभी ऐसा होता है ना कि मैं कहीं गया, लोगों ने बहुत आत्मीयता के साथ मुझसे बात की, मैं कहीं गया किसी एयरपोर्ट पे, किसी पब्लिक मीटिंग में, और लोगों ने बहुत ही प्यार से मेरे को स्वीकार किया, वो रात में सो नहीं पाता। आपकी जो लाइफ है, हाँ। मुझे एक ऐसा फील होता है, गाना है राजेश खन्ना का, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कब क्या हो किसने जाना। बहुत सही मैम। तो आपके लाइफ में भी ऐसे ही सफर की तरह चलता जा रहा है, और आज आप एक ऐसे फील्ड में हैं जिस फील्ड से सच कहें तो हम टीचर्स का तो कुछ लेना देना नहीं होता। एग्जैक्टली। और ना मैम यही मेरी प्रेरणा है, मैं अपने सभी टीचर साथियों के पास आऊंगा एक दिन, अभी मैं कुछ लाइसेंस वगैरह लेने निकल पड़ा हूं, मैं कहूंगा कि भैया बहुत कमा लिया आप लोगों ने, इसका प्रबंधन सीख लो, अदरवाइज बहुत सारे लोग अपने पीक पर बहुत कमाए थे, बाद में समय के साथ चीजें ढलती चली गई, कुछ और चीजें रिप्लेसमेंट में आती गई, प्रबंधन सीख लो। मैं 5 साल पहले उतर गया हूं इस चीज में, मैंने प्रबंधन में अपने एसेट एलोकेशन में चीजें सीख ली हैं। आज शिक्षक जगत में जितने भी हमारे साथ के शिक्षक हैं, उन्होंने ठीक कमा भी लिया तो उनका पैसा जमीन के अलावा कहीं लगा नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि जमीन में इन्वेस्टमेंट गलत है, लेकिन हाँ इन्वेस्टमेंट के कई ऑप्शंस हैं जिन पर अब चर्चा होना जरूरी है, और जो छात्र आपसे लोग पढ़ लिख कर जाते हैं ना मैम, उनको भी कहीं ना कहीं इस बात की जरूरत है कि वो जब शुरुआत कर रहे हैं उस समय से ही उनका मनी प्रबंधन उनके साथ रहे, सैलरी के साथ रहे, इवन पढ़ने वाले बच्चे का भी मनी प्रबंधन साथ रहे। और ये जो हमारा फाइनेंस है, चाहे आप कहें शेयर में आप जो इन्वेस्टमेंट करना सिखाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमारा मार्केट सब कुछ गवर्नमेंट डिसीजंस पर निर्भर करता है? अब जैसे टैरिफ लगा दिया अमेरिका ने, बहुत बढ़ा दिया, फिर कम हुआ, फिर गवर्नमेंट ने कुछ ट्रीटी साइन कर दिया, तो इन सब पर निर्भर करता है। तो आप अगर किसी को सजेशन दे रहे हैं और कल हो के वो सजेशन गलत निकल गया बिकॉज ऑफ नॉट योर नॉलेज, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, ठीक है, तो फिर ये जो एक आप पर एक हमला होगा कि आपने गलत दिया है सजेशन, आप उसको कैसे फेस करोगे? मैम अपन उस बैकग्राउंड से आता है, मैं उस पर आऊंगा आपके पर, लेकिन उससे पहले एक रेफरेंस जो आप और हमारे कॉमन ऑडियंस जिसको मानती है, हमारे यहाँ पर जब बच्चे पढ़ने आते हैं कोचिंग के अंदर, क्या उन्हें उस दिन पता नहीं होता कि 1 लाख बच्चे एग्जाम देंगे तो उसमें से 100 का सिलेक्शन होगा? फिर भी वो सब लोग अपना लक ट्राई करते हैं ना मैम। जब हम वित्त प्रबंधन पर निकलते हैं ना, जैसे पढ़ते समय आपके भी कुछ सेट पैटर्न होंगे कि आपने बच्चों को कहा होगा कि बेटा तूने मेरे इतने टेस्ट लगा लिए, इतनी जगह तूने परफॉर्म कर लिया, तो तेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। वित्त के भी कुछ नियम है मैम। प्रबंधन का जब आप ज्ञान लेने निकलें तो समझ में आने वाली बात ये होती है कि सीधा गया मैं और जाकर किसी दोस्त ने कहा कि सुन इसके स्टॉक खरीद ले, कल ये बढ़ने वाले नहीं। ये बिल्कुल वैसे हो गया कि ये पढ़ जा, एग्जाम से पहले फर रहे हैं, इनको पढ़ के चला जा, पास हो जाएगा, लक चांस हो गया ये तो। वित्त प्रबंधन में आपका पैसा किन किन सेक्टर्स में जाएगा, जो आपने शुरुआत में मुझसे लाइन कही कि ट्रेड से हमारी चीजें प्रभावित होने लगी। मैम आज ना हमारे पास इन्वेस्टमेंट के नाम पर बहुत से ऑप्शंस उपलब्ध हैं जो ट्रेड जैसे टैरिफ से डिपेंडेंट ही नहीं है। आपका असेट एलोकेशन करना एक अपने आप में बहुत बड़ी समझदारी की चीज है। आज सिल्वर, गोल्ड, क्रिप्टो, ये 3 ऐसे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं जो सरकारी नीतियों पर निर्भर नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग इस बात से ऑफेंड हो सकते हैं कि सर आप ही ने तो 2 दिन पहले सिखाया था कि उसने केविन वॉश का नाम लिया और सिल्वर के प्राइस नीचे आ गए। जब सिल्वर के प्राइस नीचे आ रहे हैं उस समय इंडिया का स्टॉक मार्केट ऊपर उठ गया है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपने अपना एक्स अमाउंट अलग अलग पोर्टफोलियो में डाला। इस पूरे की पूरे एसेट एलोकेशन को ना आप अपना इन्वेस्टमेंट का मोड समझें। ये ना समझें कि मेरा स्टॉक में निवेश गया है तो यही ऊपर चढ़ेगा, नहीं। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का आप सम निकालते हैं। जैसे आप जब एग्जाम 10th का लिखे थे तो मैथ में, साइंस में, जीएस में, इन सब के जो नंबर थे उससे परसेंटेज बनती थी।
ओवरऑल आप तब जाकर पास कहलाते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आ गए और मैं संस्कृत में फेल हो गया तो ओवरऑल फेल हो गए ना। आपको ओवरऑल जब इस तरह का असेट एलोकेशन करना हो, तो मेरा बहुत ज्यादा, हमारा प्रॉपर कोर्स भी चलता है इस चीज को लेकर के, पोर्टफोलियो प्रबंधन अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। असेट एलोकेशन आप कौन से सेक्टर में कितना कर रहे हैं, और जब आप ओवरऑल बात करें तब चेक करिएगा कि पिछले साल मैंने एक्स अमाउंट डाला था, इस साल इन सब की वजह से मैं कितना प्लस में रही हूं। कुछ नीचे जाएगा, कुछ ऊपर जाएगा, ओवरऑल आपको प्रबंधन करना है। क्योंकि महिला के रूप में जब भी मैं कुछ इन्वेस्टमेंट का सोचती हूँ, हाँ। तो मेरे ध्यान में सोना ही आता है। ठीक है। और सोना जब देखा मैंने 190 हो गया तो मुझे लगा कि मैं बहुत रिच हो गई। आज सुबह मोबाइल खोला, देखा 160 है, तो मुझे लगा फिर मैं गरीब हो गई। हाँ। तो ये ऊपर नीचे जो होता है स्टॉक मार्केट, वो तो दिल की धड़कन बढ़ा देता है। और ये सोने का दाम भी ऊपर नीचे हो रहा है। तो आप जो कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट एक में नहीं करें, हाँ, डिफरेंट चीजों में करें। इसको डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अलोकेशन बोलते हैं मैम। हाँ। कि आपका अलोकेशन बहुत डाइवर्सिफाइड हो। Okay. मतलब मैं जिनके लिए सजेशंस देता हूं उनको ये भी बोल के चल रहा होता हूं कि भैया अपना पैसा लगाते समय जमीन भी लेकर चलें। आप जमीन में भी निवेश करें, ये गलत नहीं है, लेकिन प्रबंधन का अपना कुछ गोल्डन रूल है कि आपकी जरूरत, और वो हर किसी के लिए एक जैसा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि बुखार हुआ है तो सब बुखारों में दवा पीसीएम काम कर जाएगी। हो सकता है किसी किसी और कुछ और जरूरत करेगी। एज के हिसाब से, नीड के हिसाब से, इसका सब देखना होता है आपको कि किस किस के हिसाब से मुझे कहाँ निवेश करना है। आज हो सकता है कि एक बच्चा हमें सुन रहा हो और वो सुनकर कहे कि सर ने तो कहा था कि मुझे तो सबसे ज्यादा पैसा जो है ना गोल्ड में लगाना चाहिए। नहीं भाई, आपकी जरूरत आज क्या है ये पहले डिसाइड करो। आपको 5 साल बाद एग्जाम, मतलब कुछ बड़ा काम करना है, उसके लिए पैसा चाहिए। अपनी शादी के लिए फंड चाहिए, क्या कोई धंधा शुरू करना है उसके लिए फंड चाहिए। आप प्रबंधन को पहले जरूरत से पहले डिकोड करें और तब जाकर के मैम प्रबंधन होता है। ये एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, मैं इसीलिए आपसे बोल रहा हूं कि इस ब्रॉड सब्जेक्ट में ना बहुत टाइम देने की जरूरत होती है। और ये हर किसी की जरूरत है। जब मैं खुद ठीक कमा करके इस स्थिति में पहुंचा था कि यार मेरे पास में एफडी के अलावा प्रबंधन है कहां, मतलब मेरा पैसा है कहां। घर वालों ने कहा जमीन खरीद ले, मैंने खरीद ली, अब कहां है। तो फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा नहीं, खेल कुछ और चल रहा है। और यही कारण है मैम, अगर मैं आपको एक और फिगर दूं, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में जिन 3 चीजों पर सबसे ज्यादा काम होता है उनमें सबसे ऊपर है वित्त प्रबंधन, उसके बाद है तकनीकी, टेक्नोलॉजी, और तीसरी चीजें हैं सर्विसेज। हालांकि ये दोनों भी ऑलरेडी सर्विसेज के पार्ट हैं, लेकिन कोई भी वित्तीय व्यवस्था जब आप देखेंगे, कोई भी डेवलप्ड इकोनॉमी आप उठाकर देखेंगे, जैसे मैं अमेरिका का आपको उदाहरण दूं, तो अमेरिका में एक रफ फिगर है कि 40% से ज्यादा लोग अमेरिकी आबादी के स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। हमारे देश के अंदर 10 करोड़, 140 करोड़ में से 10 करोड़ लोगों के डीमैट अकाउंट हैं। तो आप इसका अंतर समझिए। हमारे देश में हम बाजार का ऊपर चढ़ना नीचे गिरना खबर की तरह कंज्यूम करते हैं, लाभ नहीं लेते। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि बाजार इतना चढ़ गया, जैसे अडानी का स्टॉक जब रॉकेट हो रखा था, हम लोग उसको मस्ती में तो ले रहे थे कि वाह इतना जा रहा है, अरे पता नहीं क्या कर रहा है। भाई तुम यात्रा के भागीदार हो, तब सोचो ना कितना मजा आने वाला है। और दुख मना रहे हो कि देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। अरे भागीदार हो क्या, कितना पैसा लगा के बात कर रहे हो। हमारा देश धीरे धीरे पार्टिसिपेंट बनेगा, यहां से आगे लोग इस बात को समझने लगेंगे। मेरा जो मेजर काम चल रहा है ना, वो इस समय इसी बात पर चल रहा है कि खबरों को केवल मनोरंजन के लिए कंज्यूम मत करो, इस यात्रा का भागीदार बनो। एक बच्चा आपकी क्लास में आकर कहे कि मैडम मैं तो रणछोड़ दास हूं, मैं तो रेंचो हूं, मैं तो आ इसलिए गया कि केवल ज्ञान बट रहा है, वो लेने आ गया। आप क्या कहेंगी, बेटा इस ज्ञान के साथ फॉर्म भर दे, एग्जाम भी निकल जाएगा। तो मैं उस जगह खड़ा हूं कि भैया ज्ञान के साथ साथ आप अपना निवेश करना शुरू करो। निवेश मेरे माध्यम से करना जरूरी नहीं है, दुनिया में n नंबर ऑफ माध्यम है, आप कहीं से भी करो, भागीदार बनो इस यात्रा में। अंकित सर, आपसे मेरी जो बात हुई थी एक बार, आपको याद होगा, तो मैंने देखा था कि आप पढ़ा रहे हो फाइनेंस, और अचानक मुझे एक खबर मिली कि साठे साहब पर 500 करोड़ का जुर्माना लग गया, क्योंकि वो भी फाइनेंस पढ़ा रहे थे और लोगों को इन्वेस्टमेंट सिखा रहे बहुत थे। सही। तो आपको नहीं लगता कि आप जिस फील्ड में जा रहे हैं उसमें पढ़ाने का मतलब ही होता है कि कहीं से लाइसेंस प्राप्त करना, सेबी के नजर में आना, तो ये सब आपको प्रॉब्लम नहीं लग रहा है? मैम जो आपने अभी सवाल किया ना, अवधूत साठे जी का नाम लिया, आपने कहा कि उनके साथ ये हुआ, 500 करोड़ का जुर्माना लगा। मैं हालांकि उस आंसर को किसी और आंसर से दे देता हूं, फिर मैं आप उस कंप्लायंस वाले पार्ट पर आऊंगा। ये बिल्कुल वैसे ही है मैम, जैसे आज हम जहां बैठ करके मुखर्जी नगर में बैठे हैं, यहां पर कभी राजेंद्र नगर करोल बाग में किसी अंडरग्राउंड में भरे पानी के चलते यहां की कोचिंगें बंद हो गई। यहां से बड़ी सारी कोचिंगों को उठ करके बाहर रिलोकेट होना पड़ा जी।
तो क्या मैम हमको नहीं लगता कि कोचिंग के लिए हमें कुछ कंप्लाइंसेस करने होंगे? इसका आंसर ये है कि हाँ, कंप्लाइंसेस करने होते हैं। आप जिस काम को कर रहे हो उसके लिए कंप्लाइंसेस करने होते हैं। उन्होंने नहीं किए थे तो उसके ऊपर आपत्ति हुई। मैं कंप्लाइंसेस के लिए ही वेट कर रहा हूं, अदरवाइज तो मैं अब तक बहुत आगे निकल चुका होता। मेरी कंप्लाइंसेस पे फाइल चल रही है ऑलरेडी। मेरे जो एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए हैं वो उसी कंप्लाइंसेस का पार्ट है। ओके। साठे साहब ने जो कंप्लाइंस नहीं किए थे उसका नतीजा आपने देखा। कंप्लाइंस जरूरी है, इसीलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें निकली कि जो दूसरों को फाइनेंस का ज्ञान दे रहे थे वो 6 करोड़ के खुद ही लॉस में चल रहे थे। ठीक है। तो इसका मतलब है कि क्या उन्होंने जो कमाया वो एजुकेशन से कमाया रादर देन इन्वेस्टमेंट? बहुत अच्छी तो बात है। अल्टीमेटली घूम फिर के आ जाता है अंकित सर कि पढ़ाना ही सही है, इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल तो गलत। नहीं, मैं बीच में रोक दूंगा इस लाइन को। आपने ना अभी शुरुआती वाले आंसर से अगर आप इसे रिलेट कर पाते तो आप शायद समझते। मैंने खुद ने ये कहा कि आपके असेट एलोकेशन में कोई एक चीज नीचे जाएगी, इससे आपको ये जज नहीं करना है। मैम एक सिंपल सी मैं आपको एनालॉजी बताता हूं। सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि जब स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा होता है, गोल्ड और सिल्वर अच्छे नहीं परफॉर्म कर रहे होते। और जब गोल्ड और सिल्वर अच्छे परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ये समझा जाता है कि दुनिया का स्टॉक मार्केट पिटा पड़ा है। अब आप क्या कर रहे हैं, मेरा स्टॉक एलोकेशन जो है ना, आप उसको तो खोल करके दुनिया के सामने रख दिए, मेरा एसेट एलोकेशन कब निकालेंगे? मैंने आपसे क्या कहा, आप किसी बच्चे को इस आधार पर जज कर रहे हो कि तेरे मैथ में कितने नंबर आए। वो कह रहा है मैं ओवरऑल परफॉर्मर हूं, ये कौन मानेगा? जितने भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं जिनको सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है कि स्टॉक पर ज्ञान दे रहे थे, देखा इनका तो खुद का पोर्टफोलियो पिटा पड़ा है। अरे माननीय, वो स्टॉक एलोकेशन की भी बात कर रहा था, वो असेट की भी बात कर रहा था। आप उसके ओवरऑल एसेट उठा के देखो, पिछले साल से उसने महंगाई बीट करी या नहीं करी, पिछले साल से मार्केट ग्रोथ को बीट किया या नहीं किया। अगर सेंसेक्स ने या फिर निफ्टी ने खुद बताया है कि मार्केट में इतना % रिटर्न आ रहा है, उसके इन्वेस्टमेंट ने इसे रिटर्न से बीट किया कि नहीं किया? अगर वो कर गया तो वो सही इन्वेस्टर है भाई। अच्छा, कोई भी व्यक्ति जब इंस्टाग्राम से नॉलेज लेता है ट्रेडिंग का, अधकचरा ज्ञान लेके, और उसके बाद स्टॉक में इन्वेस्ट करता है और लॉस होता है उनका, तो उनका एक स्टेटमेंट आता है कि ये स्टॉक में जो आप पैसा लगा रहे हैं ये गैम्बलिंग है, और गैम्बलिंग में यानी जुआ में तो आप पैसा भी हार सकते हैं। ये बात से आप सहमत हैं? 100% सहमत हूं। अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। ये वो वाली बात है कि मैं एक रील बनाऊं और कहूं कि सुनो भाई, तुम्हें अगर छाती में इस एरिया में दर्द हो रहा है तो मैं दवा बता रहा हूं, ले लो, खत्म हो जाएंगे आप। क्योंकि सबके दर्द एक कारण से नहीं होता है। इंस्टाग्राम की रील सबके लिए नहीं होती है। वहां पे पेनी स्टॉक्स के बारे में आ जाती है जानकारी। ₹1 में शेयर मिल रहा है, देखो ये एक शेयर कल 2000 का हो गया था, आप भी ले लें, क्या पता आप भी ₹100 में माला माल हो जाए। इस तरह की जो तकनीक है मैम, यही कारण है कि सेबी इतनी ज्यादा सख्ती बरत रही है। सेबी का आज जब भी हम देखते हैं ना, न्यूज उठाकर हम सुनते हैं, तो हमें क्या सुनाई देता है? इंट्राडे ट्रेडर्स में 90% से ज्यादा लोग लॉस में हैं। हम सुनते हैं कि सेबी ने इतने सारे लोगों पर पाबंदियां रख दी। कारण है मैम, हर कोई आदमी ये सोच करके कि मैं रेफरल इनकम कमा लूंगा या अकाउंट ओपनिंग से 2 पैसे कमा लूंगा, इन कारणों से वो लोगों को अपना प्रोडक्ट समझने लग गया। लोगों को उसने प्रोडक्ट बना लिया, जबकि प्रोडक्ट नॉलेज था। मैम मेरे पास भी n नंबर ऑफ ब्रांड्स आते हैं जो पूरे टाइम हम लोग ब्रांड एनडोर्समेंट करते हैं। हर बार हमारे पास ऑफर्स होते हैं कि आप ऐसा करिए तो आपको ये मिल जाएगा, ऐसा करिए तो ऐसा मिल जाएगा। मैम अगर मैं ऐसा करता तो मैं आज 15 साल से ना अपना मुंह दिखा के दुनिया में ना खड़ा होता। किसी भी दिन अगर उठा करके वही वाली बात है, मुर्गी का पेट कत्ल करके अंडे निकाल लिए होते तो ये नहीं होता। मैम आज तक लोगों को ट्रस्ट जिस बात पर है वो ये कि ये व्यक्ति पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो पर जाएगा। एज अ बिगिनर अगर मैं स्टॉक मार्केट में आती हूँ तो मेरे लिए क्या ऐसी चीज़ें जो रेड फ्लैग है, और क्या ऐसी चीज़ें जो मेरा मिस्टेक हो सकता है जिससे मैं अपने पैसे खो दूँ? बहुत बढ़िया मैम, कभी भी कर्जा लेकर के तो इन्वेस्टमेंट में जाना ही नहीं होता। कोई कितना भी बता दे, कोई ये कह दे कि अरे चांदी कल तक तो इतने रुपए थी, महीने भर में इतने हो गए, कि सुनो यार 2 लाख रुपए उधार दे दो, मैं तुमको 4 बना के दे दूं, नहीं करना। मैम कभी भी इन्वेस्टमेंट उधारी का नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, कभी भी इन्वेस्टमेंट उस अमाउंट का ना करें जिसके खोने पर आपको दुख हो, क्योंकि खोते नहीं है आप, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करते हैं। आपने गोल्ड की ज्वेलरी पहनी थी, उसकी ज्वेलरी के भाव नीचे कम होने से उसकी उपयोगिता कम नहीं हो गई। आपके मन में भाव जरूर कम हो गया होगा, लेकिन आज भी वो आपको खूबसूरत बना रहा है, वो बाद में भी बनाएगा। मतलब ये है कि आपका निवेश जो है ना, उसकी वैल्यू कम ज्यादा हो तो आपका ईमान ना हिलने लगे कि मैं कहां फंस गया। ये गोल्डन रूल्स हैं कि आप निवेश करते समय
पहला निवेश का सिद्धांत ये है कि आप अपने 50, 30, 20 के सिद्धांत में कितना पैसा निवेश के लिए बचा रहे हैं। अगर 20% आपकी कुल कमाई का आपने निवेश के लिए बचाया है तो केवल उतना ही करें। ऐसा ना हो कि बच्चों की फीस के लिए अगले महीने में इस चांदी के भाव को तोड़ के पैसे निकाल लूंगा, फ्रस्ट्रेट रहेंगे। इसी कारण से हर व्यक्ति के लिए निवेश का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि पहले उसकी रोटी कपड़ा आटा जो मकान की जरूरत है, पहले वो पूरी होते होते ही उसकी तनख्वाह खत्म हो जा रही है, पैसा बच ही नहीं रहा। फिर वो निवेश जो करने जा रहा है वो जरूरतों को किल करके जा रहा है। उसे लगता है कि आज मैं छोटी गाड़ी में घूम रहा हूं, इस पैसे को मैं उठा लेता हूं, गाड़ी बेच देता हूं, इस पैसे को उठा के कहीं और कर दूंगा, वो बाजार को और खराब करता है। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। एक और सवाल था कि इंट्राडे ट्रेड्स में इतने लोग नुकसान उठाते हैं। ये बिल्कुल वैसी वाली बात है मैम। यूपीएससी के रिजल्ट में अगर 8 लाख बच्चों ने परीक्षा दी तो 100 आईएएस बनते हैं। क्या परीक्षा बेकार है? हमारे तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को उठाकर तो आप कहेंगे कि क्या इन्वेस्टमेंट में पैसा कमाना इतना मुश्किल है? नहीं मैम, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले अगर 8 लाख परीक्षार्थियों ने फॉर्म भरा है, आप एक नंबर कोट करिए मैम, कितने बच्चे ऐसे होते होंगे जो सिंसियरली पढ़ाई करते होंगे? मतलब 50% तो सिंसियर करते होंगे। नहीं सर, मैम, नहीं करते। कत्ते ही नहीं। आप 50% की सिंसियरिटी जांचने के लिए ना रैंडम सर्वे करा लेना। सर्वे किस बात का? कितनों को सिलेबस पता है और कितनों ने प्रीवियस ईयर 10 साल के क्वेश्चन पेपर देखे हैं। सिलेबस याद किए हुए अगर आपको आदमी मिल जाए 10% भी, तो समझना वो तो भगवान ही है, वो तो निकाले जाने। मेरा कंसर्न ये है, भगवान से मेरा लॉजिक ये है कि मैंने ये इसलिए सेट किया। आप समझिए कि आप जिस चीज में हो ना, आपको उसका ज्ञान होना जरूरी है। यूपीएससी मानती है कि सीरियस एस्पिरेंट वो जिसका प्रीलिम्स पास हो गया, और कोचिंग वाले मानते हैं कि चलो जिसका प्रीलिम्स इस बार नहीं हुआ, डाउन द लाइन 2-3 साल में उसका अगर हुआ और उससे पहले कभी हुआ तो वो सीरियस एस्पिरेंट। पूरी कोचिंग इंडस्ट्री उन 1 लाख बच्चों पे चलती है। उन 1 लाख में से जिनका प्री हो गया उन्हें यूपीएससी सिंसियर मानती है। फिर जाकर के आप मेंस के रिजल्ट पे जाते हैं। मतलब समझिए मैम, आपने इन्वेस्टमेंट में कूद नहीं जाना है कि ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था, इसमें पैसा डाला, देखते हैं बढ़ा के नहीं बढ़ा, अरे अरे डूब गया। ऐसे नहीं होता है। पढ़ाई करिए। मैंने बार बार यही बोला है, पढ़ाई से मेरा मतलब है। यही कारण है कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि फाइनेंशियल लिटरेसी इज द नीड ऑफ आवर। ये फाइनेंशियल लिटरेसी सच कहे तो एज ए महिला मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आप और मैं दोनों के पास 1-1 लाख रुपया है और हम दोनों चलते हैं कि आज चलो गोल्ड में इन्वेस्ट कर ले। ठीक है। आपके पास एक अंगूठी है, आपके पास एक चेन है, तो आप जाएंगे और कहेंगे चलो एक बिस्किट खरीद लेते हैं गोल्ड का। ठीक है। मैं जाऊंगी, मुझे लगेगा यार ये गहना कितना सुंदर है, तो मैं वो गहने को खरीद लूंगी, जबकि उसके मेकिंग चार्ज है, उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो लगा हुआ है। आप 24 कैरेट गोल्ड का एक बिस्किट लेके आ जाएंगे। मैं बिस्किट भी नहीं लाऊंगा। तो फिर आप क्या लाएंगे? मैं गोल्ड का ETF लूंगा। ETF लोगे? हाँ। ओके, मतलब यहां तक मैं अगर इन्वेस्टर हूं ना, तो मैं गोल्ड को अपने घर में सामान के बनाकर नहीं लेकर आऊंगा। अच्छा। मेरे लिए वो घर में आने के बाद धीरे धीरे जो एसेट के रूप में आया था वो लायबिलिटी में कन्वर्ट होना है। मैं उसको समझने लगूंगा अपनी इज्जत से जोड़ करके कि वाह इतने बिस्किट हैं भाई साहब अपने पास। ETF मुझे डिटैचमेंट रखता है। जैसे यूपीआई के अकाउंट में आपके पास जो पैसा रखा है ना, आप उससे अफेक्शनेट नहीं है, आप उसको पे करते समय नहीं सोचती। वहीं मैं आपको कैश में अगर हाथ में पैसा दे दूं, आपसे पैसा मांगने आपका स्टाफ आएगा ना, आप 10 बार सोचेंगे अरे यार कहां खर्चा करा रहे हो। इतना फर्क पड़ता है मैम। इन्वेस्टमेंट जो है ना वो डिटैचमेंट के साथ आता है। डिटैचमेंट इन्वेस्टर बनाता है। अफेक्शन आपके ऊपर लायबिलिटीज बढ़ाता है। लेकिन ये आपने भी मैंने गोल्ड सुना की जो है, बात कही अभी, मैंने ये भी सुना है कि सरकार के पास उतना गोल्ड भी नहीं है जितना को उन्होंने ETF दे दिया है। बहुत बड़ी बात है मैम। हाँ। अब समझिए इस बात को। आपको लगता है कि सरकार ETF जारी करती है, यही सबसे बड़ी गलती है। सरकार अपने RBI के लिए वो गोल्ड खरीदती है, फॉरेक्स रिजर्व में। आपको मैं थोड़ा और इसके आगे बताता हूं। भारत के अंदर जो विदेशी मुद्रा का भंडार होता है उसमें हमने बहुत सारे मद रखे हुए हैं। हम उसमें डॉलर रखते हैं, हम उसमें जापानी येन रखते हैं, रेनमिंबी रखते हैं, यूरो रखते हैं, पाउंड रखते हैं और गोल्ड रखते हैं। हम इन मुद्राओं को बना करके अपना फॉरेन रिजर्व बनाते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट में ETF जारी नहीं करते। ETF कौन जारी करता है? जैसे मान लीजिए कि कोई बैंक है या कोई भी ऐसा AMC है जिसने अपनी तरफ से कहा कि आओ मैं आपको ETF में निवेश करने का ऑप्शन दे रहा हूं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश का ऑप्शन दे रहा हूं। कोई भी XYZ कंपनी है, फॉर एन इंस्टेंस HDFC ने कोई ETF निकाला, UTI ने निकाला, एक्सिस ने निकाला, किसी ने भी निकाला, उनके किसी फंड हाउस ने आपके लिए ETF जब जारी किया, उसने उसी समय पर आपके लिए इंटरनेशनल मार्केट से गोल्ड परचेज किया। उसने जब गोल्ड परचेज किया तो बोले साहब फिर तो जहाज आने में 20-25 दिन लगा देगा गोल्ड आने में, तो फिर कहां गया वो गोल्ड?
सुरक्षित वॉल्ट में गोल्ड रख दिया जाता है। अब ये वॉल्ट क्या है? जहां गोल्ड खरीदा वहीं बोल दिया कि सुनो मेरा ये गोल्ड यहीं की यहीं यहां सेव कर दो। अब मैं आपको इसका एक और लेमैन लैंग्वेज में आंसर देता हूं। लंदन के अंदर जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उसमें दुनिया भर का गोल्ड रखा हुआ है। हमने भी अपना गोल्ड वहां पर कभी सुरक्षा के लिहाज से रखा हुआ था ताकि हमारा गोल्ड चोरी ना हो जाए। काफी दिन पहले खबर बनी थी कि गोल्ड भारत आ रहा है। मतलब क्या है ना कि दुनिया की बहुत सारी ऐसी तिजोरियां हैं, लोगों ने खरीद गोल्ड कितना भी लिया, वो सारी तिजोरियों में सब देशों का माल रखा हुआ है, जिसमें से बैंक ऑफ इंग्लैंड एक बहुत बड़ी तिजोरी कंसीडर की जाती है। बस होता इतना है, आपकी एक ब्रिक उठा करके उधर रख देंगे और आपके अकाउंट में चढ़ा देंगे। हाँ सर, आपके चढ़ गई। और एक रेफरेंस देता हूं, अमेरिका दुनिया भर के देशों को जब ट्रेड कराता है, ये जो पेट्रो डॉलर का किस्सा कुछ दिनों पहले चलने लगा, वो करता क्या है? वो करता ये है कि आपके देश की बैंक को भी अपने देश में खुलवा लिया, दुबई की बैंक को भी खुलवा लिया, सऊदी की बैंक को भी खुलवा लिया और कहा कि सुनो भाई, तुम लोग आपस में ट्रेड डील कर रहे हो? बोले हाँ कर रहे हैं। तेल खरीद लिया? बोले खरीद लिया। पेमेंट ट्रांसफर करो। पेमेंट यहां से वहां नहीं जा रहा है, बोले पता चल रहा है वहीं पर ही ट्रांसफर मार दिया, यूएस की यूएस में ट्रांसफर मार दिया। डॉलर कहां खड़ा है? अमेरिका में। और सोचो, वो लोग आपस में डॉलर एक्सचेंज कर ले रहे हैं, डॉलर में पेमेंट कर ले रहे हैं। अब दुबई की बैंक में आपने पेमेंट कर दिया, इंडिया की बैंक से तेल खरीदने का पेमेंट चला गया, यहां से ट्रक में सवार होकर नहीं गया है, भाई करेंसी तो गई ना, ट्रक में सवार होकर नहीं गई, वो उस बैंक में जमा करवा रखी थी पहले से ही कि लो भाई यहीं से यहीं कर देना। अच्छा, फिर दुबई वालों ने आपसे कुछ खरीदा, आपने उनको एक्सचेंज कर दिया, लेकिन सरप्लस आपके पास है। किसके पास? मान लो दुबई के पास सरप्लस है, तो अमेरिका उनको क्या ऑप्शन देता है कि ये जो सरप्लस अमाउंट है ना, इस सरप्लस अमाउंट को आप मेरे बॉन्ड में लगा दो। मतलब इस डॉलर को यहां से बाहर मत लेके जाओ, इसे मुझे उधार दे दो। अमेरिकी सरकार उस बॉन्ड के माध्यम से उस डॉलर को ले लेती है और उसका उनको ब्याज देती है कि सुनो ये ब्याज पकड़ो और तुम्हारे डॉलर पे अब राजी रहो। अब इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि वो डॉलर जो अमेरिका की खुद की पूंजी थी, उसने उस डॉलर को खुद के यहां रखने के लिए तरीका क्या बनाया? उन देशों से कहा कि इस पैसे को यहीं रहने दो, मैं तुम्हें ब्याज भी दूंगा। उस ब्याज को खाकर वो देश खुश हो रहा है। आप कई बार एक रिपोर्ट सुनते होंगे जिसमें ये आता है कि अमेरिका के ऊपर जापान का इतना कर्ज है, चाइना का इतना कर्ज है। ये कर्ज गया कैसे? वो उसने वहीं बॉन्ड में ले लिया उनसे कि जरूरत पड़े तब ले लेना, तुम्हें तो ब्याज दे रहा हूं। ये कोई दातार थोड़ी है जो कर्जे में डुबा के चल रहे हैं, ब्याज वसूल रहे हैं जो अमेरिकी बैंक उन्हें देती है। तो आपने ये जो कहा ना कि सोना वहीं पर खरीद के वहीं पर रख दिया, तो मैं आती हूँ एक बहुत ही हास्यास्पद इंसिडेंट में। एक ऐसा इंसिडेंस हुआ जब मैंने कहा एक से किसी से कि आप क्या करते हैं जो इतना कमाई कर रहे हो ऊपरी, वो करते क्या? तो उन्होंने कहा मैम सोना खरीद लेते हैं। मैंने कहा किस दिन छापा पड़ा तो सोने तो सारा आपके घर से निकल आएगा। तो कहता सोना खरीद के मैं घर थोड़ी लाता हूँ, सुनार के पास ही छोड़ देता हूँ। मैंने कहा सुनार अगर बेईमानी कर लिया तो कहता है कि मैं जिस पोस्ट पे हूँ मैं उसका क्या कर सकता हूँ वो जानते हो आप। तो ये तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड अमेरिका से ही आपके अधिकारी भी सीखते हैं कि किस तरह से पैसा बनाया जाए। एग्जैक्टली, इसको ही मॉडल में, छोटे छोटे मॉडल में रेप्लिकेट कर दिया गया। बैंक क्या है? पहले साहूकार जो पैसा लेकर के उधार देता था, बैंक एक बड़ा साहूकार है। बैंक ऑफ इंग्लैंड में सबका सबसे बड़ा साहूकार है। फेडरल बैंक दुनिया का सबसे बड़ा साहूकार है, ठीक है। लेकिन लोग इस बात से कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैं आसान कर दूं, ईटीएफ को पूरी तरह से सेबी रेगुलेट करती है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि एक्ट के थ्रू गठित हुआ है, वो रेगुलेट करता है, जो कि अपराध करने वालों पर पनिशमेंट भी लगाता है। तो ऐसे में जब भी आप किसी भी जगह फंड में निवेश करें तो सुरक्षित समझें कि आपका हर फंड पूरी तरह सुरक्षित है। चलिए वापस चलते हैं आपके अधिकारी के वक्त पे। जिस समय आप आबकारी अधिकारी थे जयपुर में, तो आपके पास तो शराब वगैरह का रेगुलेशन होता होगा, तो वहां से आपको तो काफी रिश्वत वगैरह ऑफर होता होगा, क्योंकि उसमें कमाई बहुत है तो रिश्वत भी बहुत होती है। हाँ। कमाई बहुत है और रिश्वत बहुत है, चीजें दोनों एक ही है। अच्छा एक बात बताइए, मतलब उसमें इतनी भयंकर कमाई है कि आपको पढ़ाने की तो जरूरत नहीं थी। आप अधिकारी होने के बाद भी पढ़ा रहे हैं बच्चों के साथ, उनके छोटे से फीस में खुश हैं, जबकि आपको तो बहुत बड़े बड़े पैसे ऑफर होते होंगे। ये बिल्कुल मतलब ये ऐसा प्रश्न है कि जब से मैंने नौकरी छोड़ी है, साल भर हो गया है, बढ़िया अशोक स्तंभ मेरे कंधे पर थे, जब से उनको हाथ जोड़ा है तब से ये सवाल ने मेरा साथ नहीं छोड़ा है। और ये सवाल बार बार ये जानने का प्रयास कर रहा है कि भैया अल्टीमेटली तुम ऐसा क्या कर रहे हो जो तुम्हें उससे ज्यादा लुक्रेटिव लग गया, जिस नौकरी में थे उससे ज्यादा तुम्हें यहाँ पर अट्रैक्शन फील हो गया। तो मैम दो बातें थी, मैं नौकरी में जाने से पहले भी टीचर था, मैं पढ़ा रहा था,
और मेरे लिए ना आपने आज एक फिल्म के कलाकार का रेफरेंस लिया था कि जिंदगी सफर है सुहाना करके। मैं एक और फिल्म से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, और इंस्पायर्ड थोड़ी सोच कहना थोड़ा गलत होगा। ये कुछ वैसा है कि मैं अपने आप को रिलेट कर पाता हूँ। सलमान खान की एक फिल्म आई थी किक। अच्छा। और उस किक फिल्म के अंदर उसे बहुत तरह की किक चाहिए होती थी। पता नहीं, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मुझे ना बहुत दिनों तक अगर कुछ सही चल रहा है, मेरे अंदर से क्रेज खत्म हो जाता है। ओके। मुझे लगने लगता है ना कि यार ये मोनोटोनस हो गया है यार। वही रोज सुबह आकर के मेरी सरकारी गाड़ी मुझे लेने आ रही है, दो मेरे साथ के सिपाही जो मुझे असिस्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल जय हिंद सर जनाब करके मुझे लेकर चल रहे हैं। अच्छा है, मतलब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं वही एक काम कर करके अपने आप को थोड़ा सा सफोकेटेड फील कर रहा था। ये तो वो आंसर है जिसने मुझे लाइफ अच्छी चले, इसमें क्या खराबी है? आपको क्या किक चाहिए? मतलब आप क्या चाहते हैं? भगवान परेशानी क्रिएट करते रहे नहीं, या परेशानी कुछ? की नहीं तो मैम, परेशानी अलग चीज है। मैं चाहता हूं कि आज मैं जहां हूं, मेरा मानसिक स्तर, मेरे ज्ञान का स्तर उससे ऊपर जाए। मैं जो आज काम कर रहा हूं उसमें एक लेवल अप चलूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं जो फाइनेंस की बात कर रहा हूं तो ये मेरे लिए एक लेवल अप है, नहीं। तो जो मैं आज बात बोल रहा हूं कि फाइनेंस के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये बहुत सारे लोग ऑलरेडी बहुत समय से कर रहे हैं। मेरा नॉलेज बढ़ रहा है। कल को मैं फाइनेंस के अलावा हो सकता है लॉ पढ़ाता हुआ आपको दिखाई दे जाऊं, क्योंकि मैं फिर और अपने आप का लेवल एक और अप करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लॉ डे 1 से पढ़ा हुआ है मैं ये कहता हूं कि वो मुझसे बहुत ऊपर है। नहीं भाई, मेरे को नॉलेज नहीं है, मेरा नॉलेज ऐड होता जा रहा है। और मैं जब इन सब चीजों को जोड़ता हूं ना, तो मुझे कई बार भगत सिंह याद आते हैं, महात्मा गांधी याद आते हैं, जो अपने अंतिम समय तक भी पढ़ रहे थे। तो लाइफ आपके नजर में क्या है, अब ये मुझे बताइए। वही जिंदगी एक सफर है सुहाना, मैं खुद मानता हूं। लेकिन ये तब तक ही अच्छी है जब तक लाइफ मुझे थ्रिल दे रही है। ओके। मेरी लाइफ में अगर मैं मानता हूं कि मेरा सबसे बुरा वक्त क्या होगा, जिस दिन मेरी लाइफ एकदम स्मूथ चलने लगेगी। रिलेशनशिप आपके नजर में क्या है? एक जो लड़के बहुत लड़कियां बड़ी प्यार जरूरत। में पागल रहते हैं। बहुत अभी आज बड़ी मैंने जरूरत। देखा एक लड़का एक रील नहीं, एक पूरा वीडियो बनाया है उसने, और वो उसके बाद सुसाइड कर लिया क्योंकि लड़की जो उसके साथ 10 साल से थी, उसने उसको धोखा देके किसी और से शादी के लिए रेडी हो गई थी, और अब इसको 25-30 दिन से उससे बात भी नहीं कर रही थी। तो उसने वो वीडियो बनाया और उसने सुसाइड कर लिया। रिलेशनशिप आपके नजर में क्या है सर? बहुत बड़ी जरूरत। मुझे लगता है कि अगर आप इंसान हो, सोशल एनिमल हो असल में आप, लेकिन सोशल हो, तो आपके लिए रिलेशनशिप जरूरत है। समाज में रहने की सबसे बेसिक नीड है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी रिलेशनशिप में नहीं है, इसका मतलब वो समाज में एकाकी जीवन जी रहा है। या तो वो संत महात्मा हो चुका है, बहुत ज्यादा एनलाइटेंड व्यक्ति हो चुका है, या फिर वो खालीपन का शिकार हो रहा है। मैं मेजॉरिटी को खालीपन का शिकार मानता हूं, और यही कारण है कि वो अफेक्शनेट होते हैं और वो रिलेशनशिप में एंट्री करते हैं। अब जो आपने दूसरा बहुत ही गंभीर विषय उठा दिया, मैं इसको बहुत लाइटर नोट पे लिफ्ट कर रहा था, लेकिन आपने चूंकि गंभीर विषय उठाया है, तो इस पर मेरा जो नजरिया बनता है वो ये है, प्यार की ना बहुत बड़ी जरूरत। बोलने में बहुत नकारात्मक साउंड होता है, लेकिन मैम जेबें भरी होनी चाहिए प्यार सरवाइव करवाने के लिए। प्यार केवल शब्दों से नहीं होता। इतना मेटेरियलिस्टिक हो गया है ना आज का समय। मैं फिलोसॉफिकल जवाब दे सकता हूं, पढ़ी है मैंने फिलोसॉफी भी, मैं वो वाले जवाब भी दे सकता हूं जो सुनकर के लगे कि वाह क्या बात बोल दी आपने। लेकिन जो मैं प्रैक्टिकली रियलाइज किया ना, और मैं अपने छात्रों को बार बार बोलता आया, जिन्होंने भी मुझे सुना, कि यार पॉकेट भर लो ना पहले। इसलिए नहीं कि आप प्यार खरीदोगे, इसलिए कि आप प्यार अफोर्ड कर पाओगे। प्यार ना मैम लग्जरी है, लोग उसे जरूरत समझ के यूज करते हैं। जब आप अटैचमेंट किसी से रखते हो और वो अचानक विड्रॉ कर जाता है, उस समय की जो फीलिंग होती है बहुत डिप्रेसिंग फीलिंग होती है, बहुत। और वो सुसाइडल टेंडेंसी कॉज करता है यूथ में भी और सब में, इनफैक्ट अक्रॉस ऑल एज ग्रुप में। इससे कैसे बचे कि आप रिलेशनशिप में भी रहो और अटैचमेंट भी ज़्यादा इतना ना हो कि आपको बस उसके बाद ज़िंदगी कुछ लगे ही ना कि इसके बिना ज़िंदगी नहीं है? दीवानों को मेरी ये बात बुरी लगेगी, क्योंकि कई बार जब हम ये लाइन बोलते हैं कि प्यार जीवन में कई बार होता है, तो लोग इस बात से नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि मास्टर तुम्हें प्यार ही नहीं हुआ है। लेकिन मैं मुन्ना भाई MBBS का वो वाला सीन, जिस समय पर वो एक डिप्रेस्ड लड़के को समझाते हुए कहता है कि मेरी लाइफ में ये था, वो फनी सीन क्रिएट करता है, फिर कहता है कि मेरी जिंदगी में फिर ऐश्वर्या आई। तो मेरा ये मानना है ना कि अगर प्यार क्या है ना, किसी की वजह से नहीं है। आपको समझना होगा, प्यार आपके हृदय की खूबसूरती है। अगर आपको किसी से प्यार हुआ है, आप ये क्यों मान रहे हैं कि ये उसकी खूबसूरती थी?
ये तो आपके हार्ट का, सोल की प्योरिटी थी ना। देखिए मैं थोड़ा सा ना इसमें एक डीप डाइव, एक पॉइंट और क्लियर करना चाहूंगा। प्यार को जितना भी मैंने सुना और समझा ना, तो गीता के अंदर एक बहुत अच्छी व्याख्या है इस बात को लेकर के, प्रेम और मोह को लेकर के। मोह वो जिसमें आपसे अपेक्षा मेरी जुड़ी हो कि आप भी मुझे करेंगे। प्यार वो जो मैं करता हूं लेकिन आपसे अपेक्षा नहीं करता। तो पहले ना हमें जितने भी आशिक हैं उनको ये समझने की जरूरत है कि भैया सुनो, ये प्यार तुम्हारे दिल की ताकत है ना, इसे कमजोरी क्यों बना रहे हो? प्यार है ना, प्यार रखो ना। ये उस व्यक्ति से अप्रभावित क्यों नहीं रह पाता? एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस क्यों रख रहे हो भाई? मतलब प्यार अगर सही में है, के दिल में प्यार है तो अपने दिल में प्यार रखो। हाँ, और उसके लिए अच्छा करो। अगर वो आपको रिटर्न में नहीं दे रहा है, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि आज हमें बहुत से लोग सुनते हैं। मैंने शुरुआत में भी एक लाइन बोली थी, मुझे बहुत प्यार मिला है। आप ईमानदारी से बताइए, क्या हमें लोग प्यार नहीं करते? क्या बदले में वो ये अपेक्षा करते हैं कि आप उनके फोन का जवाब देंगी, आपसे जब वो मिलने आएंगी तो आप 100% समय देंगी? नहीं कर पाते ना। हम प्रैक्टिकली वो भी जानते हैं कि नहीं कर पाएंगे। आज जितने सारे फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, लाखों लोग छातियों पर नाम गुदवा के, टैटू बनवा के घूम रहे हैं। उन्हें पता भी है क्या कि कभी उनसे कोई वो सिने स्टार, फिल्म स्टार मिलेगा, क्रिकेटर मिलेगा या नेता मिलेगा? प्यार कर रहे हैं ना। वो जो प्यार है जिसमें सामने वाले से अपेक्षा नहीं है, प्यार तो वही है। लेकिन जब सौदेबाजी होने लगे तो वो मोह है। और सौदे में मैम घाटा तो किसी एक का होता है। सौदा तब तक, व्यापार के अंदर ये पार्टनरशिप है मैम, जब तक दोनों का हित चल रहा है, सब खुश हैं। सौदे में जिसका घाटा हुआ वो फिर तो डिच करेगा मैम। और प्यार में एक तो जरूर मूर्ख होता है, अगला थोड़ा सौदेबाजी कर रहा होता है। मैम जब आप सौदेबाजी की बात करते हो ना, तो इसका मतलब है कि आप लाभ के लिए काम कर रहे हो। आप और मैं अगर किसी व्यापार में साथी हैं तो निश्चित ही हम लाभ के लिए साथ हैं ना। कॉज क्या है? सोशल कॉज के लिए साथ हो तब तो आप भूल जाओ, आपने एनजीओ बना लिया, फिर आप प्यार नहीं, फिर आप एक अलग मित्रता की तरफ जा रहे हो। लेकिन प्यार है तो कहीं ना कहीं लाभ की भी मन में कामना है कि लाभ होगा। और जब लाभ की चेष्टा इंडिविजुअल होने लगी तो प्यार टूटने लगता है मैम। आजकल जो हमारी फैमिली लाइफ है, देखा जा रहा है पहले जॉइंट फैमिली था, फिर न्यूक्लियर फैमिली हुआ। अब न्यूक्लियर फैमिली के अंदर भी देखा जा रहा है कि जो पेरेंट्स हैं उनके साथ बच्चे बहुत डिटैच्ड हो गए हैं, क्योंकि वो अपने मोबाइल में बिजी है, पेरेंट्स वर्किंग, वो अपने लाइफ में बिजी है। तो आज पेरेंटिंग की सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? बहुत अच्छा सवाल किया मैम आपने। मैं ऑलरेडी 3 बच्चे बड़ा कर रहा हूँ। मेरे 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। और मैंने अपने बच्चों के साथ में जिस तरह से अपना समय बिताया और उसका जो प्रबंधन किया, मैं ये सीख पाया कि हमारे बच्चों को हम 100% टाइम नहीं चाहिए होते, लेकिन वो जिस समय आप हों उस समय वो 100% चाहते हैं। मैं इस लाइन को दोहराना चाहूंगा। हम पूरे टाइम उन्हें गोदी में लाद कर घूमें, उनके लिए अवेलेबल रहें, वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आप मेरे साथ आधा घंटे हो ना, तो इस आधा घंटे में 100% मेरे रहना, अनडिवाइडेड अटेंशन मुझे देना। पेरेंटिंग का सबसे बड़ा मूल मंत्र है, परिवार के माता पिता अपने बच्चों से वो इज्जत पाने में कामयाब होंगे यदि वो अपना अनडिवाइडेड अटेंशन बच्चों को दे पाएंगे। चाहे वो महीने में 10 दिन के अंदर हो, या फिर आप 7 दिन में 5 मिनट ही मिल पा रहे हो, लेकिन जब आप मिले ना मैम, तो आपका इतना प्रतिशत अफेक्शन उनको दिखे या महसूस हो कि इन्होंने मेरे 5 मिनट में सारे दुख निपटा दिए। आप सोचिए ना मैम, आप जब किसी को बहुत पसंद करते हैं और आप जब उससे मिलते हैं तो आप स्पीचलेस हो जाते हैं। सवाल ही नहीं आते। आपका दूसरा सवाल आता है, और कैसे हो? जिसके बारे में सोचा था कि कभी मिलेंगे तो पूछेंगे, उसके सामने सवाल नहीं आते। प्यार ही तो है। और जो निस्वार्थ प्यार माँ बाप अपने बच्चों के साथ कर रहे होते हैं, बच्चे माँ बाप से कर रहे होते हैं, वो जो प्यार है ना, उस प्यार में आपका होना जरूरी है। माँ बाप से मेरी रिक्वेस्ट है, वर्किंग पेरेंट्स से विशेष रूप से, अपने बच्चों के साथ जब हो कृपया अपना फोन दूर रखें। ओके। अपने बच्चों के साथ जब हो, उनके साथ में उन जैसा बने, उन्हें अपने जैसा ना बनाए। उन्हें बहुत अच्छा लगता है आप उनके साथ जमीन में बैठें, उन्हें बहुत अच्छा लगता है आप उनकी तरह ही खेलें, उनके ही खेल में इन्वॉल्व हो जाएं। अगर वो टूटे बर्तनों से खेल रहे हैं, खिलौनों से खेल रहे हैं, बैट बॉल से खेल रहे हैं, आप खेलिए ना उनके साथ। मेरा सबसे बेस्ट टाइम होता है जब मैं अपने बच्चों के साथ होता हूँ। रात को मैं 11 बजे अगर ऑफिस से फ्री हो रहा हूँ तो मैं 11 से 12 का समय, जो कि पेरेंटिंग के हिसाब से गलत है कि इतने देर तक बच्चों को नहीं जगाना चाहिए, लेकिन व्यस्तताओं के चलते कई बार समय नहीं दे पाता हूँ, तो वो जो समय है मेरा, मैं केवल उनके लिए निकालता हूँ कि आओ घोड़ा मस्ती करेंगे। आप ये बताइए, जैसे
बहुत करीबन पिछले 10-15 साल से तो आप देख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, समाज को देख रहे हैं। आपको क्या पिछले 10 सालों में हमारे जो यूथ है, उसमें जो जो जेन-ज़ी और अल्फ़ा आए हैं अब निकल के, आपको क्या कुछ उनके इंटेलिजेंस में कमी दिख रही है या फिर उनमें कुछ ज़्यादा मैच्योरिटी दिख रही है? क्या डिफरेंस देख रहे हैं आज के यूथ में आप? मैम हम एक ऐसे टाइम पर एंट्री कर गए, मैं यूथ का आंसर सबसे लास्ट में दूंगा, लेकिन पहले ना हम रूट कॉज पे से निकल के आते हैं। हम एक ऐसे टाइम पर एंट्री कर गए हैं जब नॉलेज को फ्लड कर दिया जा रहा है लाइक ए डायरिया। आज आपने बहुत से ऐसे बच्चे देखे होंगे जो अध्यात्म के लिए इंटरेस्ट रखने लगे हैं। अच्छी बात है। कुछ बच्चे आपने ऐसे देखे होंगे जो सोचते हैं कि विरक्ति है जीवन तो क्या है। कुछ बच्चे प्यार के ऊपर बड़ी बड़ी बातें करने निकल रहे हैं, लेकिन कुछ हैं जो स्टार्टअप्स खोल के बैठ गए। इस इंटरनेट ने ना लोगों के पास प्यार को अबंडेंट मात्रा में पहुंचा दिया, नॉलेज को इतना ज्यादा दे दिया कि वो उसको यूज कैसे करे वो ये भूल गया। जब से ये मोबाइल रूपी गैजेट आया है, और अभी तो मैम इसका विकराल रूप आना है जब एआई को आप देखेंगे। अपने देश में अभी एआई समिट होने वाली है जो इस इंपैक्ट को लेकर के बात करने वाली है कि क्या होने वाला है। बड़े बड़े जो टेक्नोक्रेट्स हैं वो घबराए हुए हैं कि अभी तक हम मशीनों को प्रॉम्प्ट देते थे, किस दिन अगर उन्होंने हमको प्रॉम्प्ट दे दिया तो क्या होगा। मैम मशीनों ने हमारे पास जो नॉलेज पहुंचाया वो इतनी प्रचुर मात्रा में था कि हम उसका यूज कैसे करें नहीं समझ पा रहे। इसीलिए बहुत कम उम्र में हमारे पास बहुत सी नॉलेज आ जा रही है और निर्भरता हमारे फोन पर हो जा रही है। आज मैं केवल अपने दर्शकों से जो आपको सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, एक सिंपल सा प्रैक्टिकल करने की कहूंगा कि अभी की अभी 10 फोन नंबर जो उन्हें याद है उन्हें डाउन द लाइन लिखें। नहीं लिख पाएंगे। दूसरा, वो जहां जिन रिश्तेदारों के घर जाते हैं या अपने दोस्त के घर जाते हैं उसका मकान नंबर लिखें। नहीं लिख पाएंगे। ये जो मशीनों पर निर्भरता आई, इसने दिमाग को ही मशीन मान लिया है। मशीन कह रही है ओहो दैट इज व्हाई आई एम आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट। व्यक्ति ने किताबें पढ़ना बंद कर दिया, आपसी बातचीत बंद कर दी है। जहां नॉलेज दिमाग में रिटेन रहेगा तभी तो आप बात करोगे ना। जब आप रिटेन नहीं कर रहे हो, टीवी के अंदर एंकर्स को जब आप देखते हो वो लिखे हुए प्रॉम्प्ट्स पढ़ रहे होते हैं, जो उनके सामने लिखी हुई लाइनें आ रही हैं वो उनको टेलीप्रॉम्प्टर्स पे यूं करके पढ़े जा रहे हैं। उनको विषय वस्तु से इतर आपने गलती से भी टोक दिया, वो बगले छापने लगते हैं, ब्रेक का टाइम। कारण मैम वो जो आप टेलीप्रॉम्प्टर पे बैठा एंकर देख रहे हो ना, हमारे बच्चे वो बनते जा रहे हैं। क्या करें? क्या इससे निकल नहीं सकते? निकल सकते हैं। डिवाइस को जब तक आप अपने अंडर में रखोगे आप सरवाइव करोगे। डिवाइस को अंडर में रखने का तरीका यह है, आप डिसाइड करो कि मुझे इससे क्या देखना है। मुझे 4 क्लासेस देखनी है, एक नया गूगल अकाउंट बनाओ, एक नया यूट्यूब अकाउंट बनाओ, उन्हीं चैनल्स को केवल सर्फ करो पहली बार में जिन्हें देखना है। अपने मोबाइल से पुराना यूट्यूब डिलीट मार दो, नया अकाउंट खोलो, उस नए अकाउंट में केवल उन 4 वीडियोस को ही देखना है या इन 4 चैनल्स को देखना है, बस उतना सा सिर्फ। ये आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज ये तो आपके पास फेंक कर चले आ रहे हैं। आपने जो एआई के बारे में बताया कि बाय चांस कभी वो हमें प्रॉम्प्ट देने लगे, अभी आपने सुना होगा कि सारे एआई ने मिलकर अपने एक सोशल मीडिया बना लिया, मॉल्ट बुक, और उसके बाद उन लोगों ने जब बातचीत शुरू किया तो फिर उन्होंने कहा कि ये स्क्रीनशॉट्स ह्यूमन शेयर कर रहे हैं तो हम लोग अब कोडेड लैंग्वेज में बात करते हैं। तो ये क्या था, ये क्या खतरा है? मैं इससे भी भीषण आपको बात बताता हूँ। कल ही मैंने अपने अंकित इंस्पायर इंडिया के एक सेशन में बात रखी थी और आप उस पर गौर करिएगा। मैम इन दिनों आपने डिजिटल अरेस्ट सुना होगा। हाँ। डिजिटल अरेस्ट कुछ खुराफाती लोग, समाज कंटक लोग कैमरे के उस पार बैठ करके आपको अपनी अलग आवाजों में अपने अलग पद के तरीके से दिखाने का प्रयास करते हैं और लोगों को एक्सटॉर्शन निकालते हैं, पैसे निकालते हैं, उनसे ब्लैकमेलिंग करते हैं। मैम सोचिए ना, ये तो बैठा हुआ इंसान कर रहा है। मैंने अपने मोबाइल को एक प्रॉम्प्ट दिया, आपके मोबाइल में मैंने एक बग डाल दिया और उस बग को मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया, और वो एआई जनित बग है कि इन मैडम के जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं, उन सबके पासवर्ड्स को एक सके इकट्ठा कर लो, बस फिलहाल के लिए इतना कर लो। और अब मोबाइल के स्पीकर को ऑन करके प्रॉम्प्ट दो, खुद ही चल रहा है सब कुछ। मैंने लिख दिया, कोड कर दिया, एक एक स्टेप मैंने कोड करके लिख दिया। जब इतना सब कुछ कोड किया लेगा, मैंने आपको केवल इतना सा कोड दिया कि अब इनको फोन पे आदेश दो कि मैडम तुरंत की तुरंत आप जो भी पहनकर खड़ी हैं इनको सबको यहीं साइड में करें और आप नग्न अवस्था में सड़क पर जाएं। अब समझना, ये बहुत आपत्तिजनक हो सकता है, पार्डन माय लैंग्वेज। ओह माय गॉड, आप कह रहे हैं पागल हो रहा है क्या? कौन है मेरी तरफ, कौन बोल रहा है ये? अब सोचिए वहां से अगला आपके पास आदेश क्या आता है, कैमरा ऑटोमेटिक ऑन होता है,
आप अगले 10 मिनट में आपके सभी सोशल मीडिया पर लाइव होने जा रही हैं। आपने कहा मैं तो नहीं कर रही, मैं तो नहीं मानूंगी। कोई बात नहीं, मैं आपकी सभी वो हिडन फोटोज और प्राइवेट चैट्स अनलॉक करने का कमांड देता हूं और उनको तुरंत आपके सभी निजी कॉन्टैक्ट्स पर और आपके सभी सोशल मीडिया पर पोस्ट करने जा रहा हूं। क्या करेंगी आप? मैम मशीनें मार डालेंगी आदमी को, कोई सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है अंकल सर, ये बताती हूँ मैं आपको। हम लोग आजकल वॉशरूम जा रहे हैं, मोबाइल लेके जाते हैं। रात में पति पत्नी भी सो रहे हैं तो मोबाइल लेके सो रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर ये एआई चाहे तो वो सारे प्राइवेट मोमेंट्स जो है कैप्चर कर सकता है, और वो कर भी रहा होगा, क्या पता आपको। आपने अपनी टीम में से सर्वे कराना। वो कई बार जब बोल के कुछ रखते हैं कि यार काफी दिन हो गया मैं चाय नहीं पी या मैंने कुछ ही नहीं खाया, अचानक वहां पे मैसेज फ्लश फट से वो करने लगता है। मैं आपको बता रही हूँ, ये लो, मैं गई थी गिरिडीह, तो हम मधुपुर में उतरे। मधुपुर में मैंने ऐसे ड्राइवर से पूछा कि ये जो जामताड़ा, उस समय पिक्चर सब था, तो मैंने कहा ये जामताड़ा यहाँ से कितना दूर है। इतने दिन में वेब सीरीज फ्लैश और उसके बाद मैंने थोड़ी देर बाद अपना मोबाइल खोला जिसमें मैंने कोई जामताड़ा ना लिखा था ना पहले कभी लिखा था, और वो जामताड़ा जो सीरीज था वो सामने आ गया यूट्यूब में। आई वाज शॉक्ड, ये क्या है। बिल्कुल मैम, इसको समझने के लिए हालांकि डिकोड करना आसान है और वो इतना ही है कि हो सकता है कि आपकी लोकेशन जो गूगल पे आपने ऑन की हुई है, उस लोकेशन को एआई ने सिंक्रोनाइज किया कि ये जिस क्षेत्र में है यहां पर प्रसिद्ध जामताड़ा है, क्यों ना मैं इसे वो दिखाऊं। ओके, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है क्योंकि गूगल के ही यूट्यूब ने दिखाया, गूगल का आपका लोकेशन एनी टाइम ऑन है, वो आपको गूगल प्ले पे आप देख रहे हो, तो सब चीजें उसने सिंक्रोनाइज की और आपको दे दी। लेकिन आप इसका विभत्स रूप समझ पा रहे हैं? ये तो मैंने आपकी निजता पर बात करी, अब थोड़ा देश की निजता पे कर लेते हैं। स्टॉक मार्केट में इतने स्टॉक्स, बैंकों में इतना फंड, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, इन सब के साथ भी अगर एआई ऐसे करने लग गया तो। अच्छा, एक राहुल गांधी जी ने कहा है कि द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, तो क्या लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है क्या? मैम देखिए, ये ऐसा मुद्दा है ना, आरोप लगाने वाला या तो सच जानता है या जो छुपा रहा है वो सब सच जानता है। आप और हम स्पेक्टेटर्स हैं, हम केवल प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं अपने प्रो बायसेस से। मेरा बायस ये कहता है कि यदि ये सत्य होता, मेरा बायस है, बायस किस बात पर? ट्रंप की बेवकूफियों पर। मेरा बायस ये कहता है कि अब तक तो वो इन चीजों को सबसे पहले बाहर निकाल के लाता, मोदी जी उसके इतने भी प्रिय दोस्त नहीं है। जब वो बढ़ाते बढ़ाते अब 10 हवाई जहाज गिरा दिया है। मैम मतलब परसों फॉक्स के इंटरव्यू में बोला है कि पाकिस्तान ने भारत के 10 हवाई जहाज गिराए थे, और मैं अपने सेशंस में ये बात बोलता हूं कि एक दिन देखना ये 10 विमान गिराएगा, बोलूंगा मैं, बोलेगा। 5 से 10 तक तो वो आदमी चला आया। वो आदमी किसी दिन सोचिए ना, वो इमानुएल मैक्रोन का पर्सनल मैसेज अपने ट्रुथ पर डाल देता है कि उसने लिखा था मुझे कि अब की आऊंगा तो बात करूंगा, मैंने तो इसको मना कर दिया है। आपको लगता है कि वो इतनी निजी चीज को वो बाहर ना निकालता? ट्रंप जो है वो एक बचपन में एक मूर्ख राजा का जो स्टोरी पढ़े थे, पता नहीं क्यों इसको देख के वही फीलिंग आती है। नहीं, गलत कि एक बंदर के हाथ में नारियल दे दिया गया, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं मैम, यहाँ पे 2 नजरिए हैं। हम प्रभावित पक्ष में बैठे हैं, इसलिए हम उसे मूर्ख राजा कह रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वो आदमी अब भी जो कर रहा है ना, वो खुद के देश के लिए बेस्ट है। आपको बुरा लगेगा अगर भारत ये कहे कि कल से पूरा पीओ के अक्साई चिन्ह मेरा हुआ? आपको बुरा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। आपको बुरा लगेगा कि कल से पूरा पाकिस्तान मेरा? सुनो पाकिस्तान वालों, छोड़ छोड़ के बाहर निकलो, अब ये पूरा मेरा। लेकिन एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि अब जाके सीधा स्ट्रेट अवे उसके प्रेसिडेंट को, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के ले आए। राष्ट्र के जो नागरिक हैं उनका कॉन्फिडेंस और मोरल सोचो ना मैम, वो कहां चल रहा होगा। आप सोचो ना, हमारे देश का प्रधानमंत्री कल को ऐसा का आदेश देता कि सुनो एक काम करो, दाऊद इब्राहिम को उठा करके ले आओ, और हमको अगले दिन बताया जाता कि दाऊद इब्राहिम को उठा लाए, बहुत ही मास्टरमाइंड था, हाफिज सईद को उठा लाए। भाई आपको नहीं लगता दिवालियां बनना शुरू हो जाती? तो ट्रंप मादुरो के लिए बुरे हो सकते हैं, खुद के देश के लिए। लेकिन ये एप्स्टीन फाइल्स में वो जितनी बार आया है उसका बहुत ही बीभत्स चेहरा आया है। क्या इसको लेके अमेरिकन्स को शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही होगी? मैं आपको ना इसी शर्मिंदगी पर एक लाइन बोलता हूं, आप इसको थोड़ा गंभीरता से लीजिएगा। ये शर्म जो शब्द है ना, ये गरीबों के लिए है। अब इसको थोड़ा और गहराई से लेते हैं। मैम अमीर आदमी है ना, अब अनफिल्टर्ड रहना पसंद करता है। गरीबी, शर्म, लिहाज, ये सब मध्यम वर्ग के लिए रह गया है, गरीब के लिए रह गया है। हम सब लोग हिपोक्रेट्स बनकर रहना शुरू किए। आपने शुरुआत में मुझसे एक बात करी थी कि अंकित सर, कुछ तो लोग ऐसे हैं जो गरीबी को जबरदस्ती बेच रहे हैं।
जबकि वो अच्छे घरों से आते हैं। इसी को हिपोक्रेसी कहते हैं, दोगलापन कहते हैं। अमीर आदमी अब दोगला नहीं रहता, और जिसके पास ताकत है ना, वो तो कहता है दिस इज माई वे, और तुम्हें ऐसे ही रहना होगा। अमेरिका ने दुनिया के सामने जो रखा, ट्रंप को अगर आप उस नजरिए से देखें कि हमारे अपने राजनेताओं को उठाते हैं और ट्रंप को एक बार कंपेयर करते हैं, दोनों में एक बड़ा अंतर आप क्या पाएंगे, वो आदमी 1% दोगला नहीं है, मतलब जो है वो साथ में है। न्यूज आ रही है कि पॉर्न स्टार को चुप रहने के पैसे दिए थे, खुद बोल रहा है हाँ दिए थे। यहां हमारे नेता मोबाइल में अश्लील तस्वीर देखते मिल जाए, सांस ही चल जाए। सबको सब पता है कि ये निजी बैठते होंगे तो न जाने इनमें से 80% तो मां बहन की गाली दिए बिना बात नहीं करते। और इंटरेस्टिंग बात है कि सबको सब पता है, फिर भी हम चाहते क्या है? सुनो, एकदम सफेद कुर्ते पजामे में एकदम सफेद बातें करना। मैम, इन सब की फाइलें हैं। आज हमारे देश के राजनेता अपनी निजी जिंदगी को इतना गुप्त तरीके से रखते हैं कि ना जाने अगर वो बाहर आ गई तो हमें जनता चुनेगी या नहीं। और वो क्या कर रहा है? अपने दामाद कुशनर को गाजा और इजराइल में समझौता कराने भेजता है, रशिया यूक्रेन में समझौता कराने भेजता है कि जाओ समझौता करा के आओ यार, तुम जाओ। अपनी मेलानिया ट्रंप को दुनिया में घुमा रहा है कि जाओ घूमो भाई। उसकी बीवी की वो तस्वीरें जो आपत्तिजनक हैं, वो मैगजीन में प्रकाशित होती हैं, वो उस पर स्टेटस लगा ले रहा है। एप्स्टाइन फाइल के अंदर जो बातें निकल कर आ रही हैं कि ये लड़कियों के साथ घूमता, तो उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो ये मान रहा है कि भाई है ना मेरे पास पैसा, तुम मुझे मुझ में क्या कमी निकालना चाहते हो? मेरे चरित्र से दिक्कत है तुम्हें? तुमने मेरे को चरित्र कर्म की बात करते हैं कि कर्मा रिमेंबर्स द फेस, व्हाट गोस अराउंड कम्स अराउंड, ये क्या हम सिर्फ मिडिल क्लास लोगों के लिए है क्या? बस मैम, थोड़ा मतलब ये ऐसा डेरोगेटरी रिमार्क हो जाएगा कर्मा पे, धर्मा पे मैं देने की स्थिति में तो फिलहाल नहीं हूं। ऑब्जर्वेशंस जो मुझे देख करके लगते हैं वो ये कि जब से दुनिया पूंजीवाद के एक्सट्रीमिज्म की तरफ बढ़ने लगी, पैसे के पीछे लालायित रहने लगी, वैल्यूज का सबसे पहले पतन हुआ। वैल्यूज व्यक्ति के अंदर के इंसान को जिंदा रखती है। इन लोगों के अंदर का वैल्यू सिस्टम खत्म हो चुका है। वैल्यू सिस्टम खत्म हुआ, इसका मतलब है कि इनके मोरल्स खत्म तो इनके अंदर की इंसानियत खत्म। अभी 4 दिन पहले जब एप्स्टाइन फाइल की चर्चा हो रही थी, तब एक न्यूज़ थी, अब तक पता नहीं वो कितनी सही कितनी गलत, मैं उसको आप फिर से कंफर्म कर रहा हूँ कि उसको वेरीफाइड नहीं करता हूँ। बात ये तक थी कि ये लोग जिन बच्चियों के साथ में इस तरह की हरकतें करते थे, उनमें से कुछ के इन्होंने मांस तक खाए। कुछ पिक्चर आउट हुआ है, हालांकि मैं उसकी क्रेडिबिलिटी को लेकर थोड़ी शंकित हूँ, क्योंकि एआई के समय पर अपन ये बात नहीं बोल पाएंगे। लेकिन अगर ये सच के नजदीक भी है तो मैम, मैं आपको एक सेक्रेड गेम्स करके वेब सीरीज, सेक्रेड गेम्स नहीं, नेटफ्लिक्स पर ही है, गेम से ही रिलेटेड है, स्क्विड गेम्स। उस गेम्स के अंदर जब आप वेब सीरीज के प्रथम सीन को खत्म करके निकलेंगे, यानी कि पहले सीजन को खत्म करेंगे, तब आप पाएंगे कि कुछ अमीरों ने लोगों को मारने के लिए, खाने के लिए, लड़ाने के लिए तरीके ढूंढे हुए। तो लगता है कि कई बार वो लोग जो बता रहे हैं शायद वैसी भी दुनिया होती होगी। कमिंग बैक टू एजुकेशन, अब मुझे ये बताइए, जैसे एजुकेशन की जो इंडस्ट्री है, पहले हम लोग जब पढ़ाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, फीस लेते थे, पढ़ाते थे, उनकी नौकरी लग जाती थी, बड़े खुश खुश आते थे, मिठाइयाँ खिलाते थे और ख़त्म हो जाता था। आजकल हमने देखा है कि बच्चों के साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग भी टीचर्स जोड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनके लिए लड़ाइयाँ भी लड़ रहे हैं, फिर उसके बाद कोर्ट केसेस हो रहे हैं, उसमें भी टीचर्स हम लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। और इसके कारण क्या हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ों में हम टीचर्स इन्वॉल्व है जो हमारा फोटे नहीं है और हमारे काम की चीज़ नहीं है। बिल्कुल सही। आप एजुकेशन इंडस्ट्री को कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? मैम, मैं दोनों बातों का अलग अलग जोड़ते हैं। एजुकेशन को बाद में बोलूंगा, पहले उस घटना पर अपना रिएक्शन दे देता हूँ जो आप बात कर रही हैं। स्टूडेंट जब तक प्रोडक्ट है टीचर के लिए, ये घटनाएं होती रहेंगी। नॉलेज जब तक प्रोडक्ट है, तब तक एजुकेशन सिस्टम बना रहेगा। आप बेस्ट एजुकेशन देते रहिए, आप अपने प्रोडक्ट पर काम करते रहिए, कंज्यूमर आप तक आएंगे। अब जब आपने छात्र को प्रोडक्ट बना लिया कि ये रैंक 1 है, इसको बेच करके मैं पैसा कमाऊंगा, छात्र जब आपका प्रोडक्ट बनने लगता है तो आप उस प्रोडक्ट की पब्लिसिटी पर इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं, जो आपका फोटे था ही नहीं, क्योंकि आपने तो साल भर पढ़ाया था। पढ़ाने में महारत थी ना, लड़ाने में तो आपने साल में एक बार लगी, तो आप यहां पर पिछड़ गए।
पहला पॉइंट तो ये निकला। रही बात एजुकेशन सिस्टम को कहाँ तक जाता हुआ देखते हैं मैम, इंसानियत, सभ्यता, जैसे मैं आज खुद बोल रहा हूँ कि बीइंग एन IITian, गोल्ड मेडलिस्ट, सिविल सर्वेंट, इसके बावजूद मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा है। अब मैं फाइनेंस पढ़ रहा हूँ, मैं फिर कुछ दिनों बाद में शायद लॉ पढ़ूंगा, फिर कुछ हो सकता है कुछ दिनों बाद में मैं MBA पढ़ूंगा। पढ़ना है मुझे, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है। ये तो इंसान के मस्तिष्क की आवश्यकता है कि उसे ज्ञान चाहिए, पढ़ना खत्म नहीं होगा। जैसे मैं जब ऑफलाइन में ही बिजी थी तो मैंने देखा अचानक एक बार कि अंकित सर पढ़ा रहे हैं और इनका जो वॉचिंग है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है। तो ये क्या था, क्योंकि मैं, मेरे लिए बहुत डिफरेंट चीज़ था, मैं थी ऑफलाइन में, मेरे लिए बहुत डिफरेंट चीज़ था। वो सब क्या था, क्या एक्सपीरियंस था आपका? मैं, मुझे बहुत मजा आया। मतलब मैंने मुझे बहुत कहते हुए बहुत खुशी होती है, और ये बात किसी दिन सारे टीचर्स मिलेंगे तो ये बात शायद वो भी एक्सेप्ट कर पाएंगे। आई एम द पाइनियर ऑफ करंट अफेयर्स बैचेस, जो 1 घंटे से ऊपर करंट अफेयर्स रोजाना यूट्यूब पर पढ़ाया जाता था। मैं वो व्यक्ति हूं जिसने यूट्यूब पर सुबह सुबह 1 घंटे की करंट की क्लासेस लेना शुरू किया था। डाउन द लाइन जो मुझे पुराना देखते हैं, 7-8 साल पहले की ये बात है। आज लगभग एडटेक के हर यूट्यूब चैनल पर सुबह सुबह 1 घंटे करंट अफेयर पढ़ाया जाता है। अब वो बात दूसरी है कि उन्होंने किसी और को देखकर सीखा हो, लेकिन जिनको देख के सीखा, जिन्होंने ये काम डिकोड किया था, वो मैं था। तो 1 घंटा का करंट अफेयर्स पढ़ाने के लिए आपको कितने घंटे पढ़ने पड़ते थे? मैं तो रात को 2 से 3 बजे जगा करता था उस समय, क्योंकि अच्छा। उस समय सिस्टम ही नहीं था। मतलब सिस्टम से मतलब कि मैं किसी को अगर ये बोलता था कि मुझे करंट के पढ़ने के लिए, मुझे करंट पढ़ाने के लिए पढ़ना है, तो प्रबंधन हंसता था इस बात पर। जिस संस्थान में मैं पढ़ाता था उनके वो कहते थे, अंकित जी इसके पैसे नहीं मिलेंगे, ये जो आप कर रहे हो तो फ्री में करना है भाई, पढ़ाना तो ऑफलाइन में होता है, ये तो फ्री में करने वाला काम है, यूट्यूब तो जस्ट फन। मैंने कहा सर, अगर कोई व्यक्ति पढ़ने वाला है तो वो ये समझेगा कि करंट अफेयर्स है क्या। कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स में हर दिन जो अपडेट हो रहे हैं वो करंट अफेयर है। जो किताब 1 साल पहले लिख कर रख दी गई है, उसके बाद में उसमें जो नए पन्ने जुड़ने हैं वो करंट अफेयर्स है। क्योंकि हम लोग जब अपडेट होकर आएगा, ऑफलाइन में बहुत अच्छा कर रहे थे और पैसा ओरिजिनली ऑफलाइन में था, आप ऑनलाइन में, और वो भी फ्री फंड में पढ़ाना। हाँ। तो आपको मोटिवेशन कहाँ से आता? जब तक पॉकेट में पैसा नहीं आए, मोटिवेशन कैसे आएगा? मैंने अभी भी आपसे ये बोला कि मैं जिस फील्ड में फिलहाल काम कर रहा हूं उसमें मैंने अभी तक कुछ नहीं कमाया है। मेरे लिए ना असली कमाई यहां जा रही है। मैंने उस काम को किया और उसको छोड़ दिया। आज भी मेरे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डिमांड करते हैं, आप अपन दोनों इस प्लेटफॉर्म पे नाम भले ही ना लें, लेकिन ये आप भी जानती हैं कि जिसके वो 2-3 साल पूरे, 5 साल पूरे होते दिखाते हैं, वो मेरा शुरू किया हुआ काम था। पॉइंट क्या है कि मैंने ना उस काम को करके इसलिए छोड़ दिया कि अब ये सब कर पा रहे हैं। ओके। अब ये सब कर पा रहे हैं तो मेरी जरूरत क्या है? तो मतलब आप रास्ता दिखा के आगे निकल गए, बाकी लोग करते रहे। मुझे किक नहीं आ रहा, मतलब कुछ अलग करने का किक नहीं आ रहा। कभी ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाने में एक मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम होता है कि कुछ अच्छा करने जाओ और अगर आप जो एक्सपेक्टेशंस है बच्चों के, अगर वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं करो तो ऑनलाइन ट्रोलिंग होती है। कभी आपको ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है? बहुत मैम। आपको याद होगा एक समय था जब रेलवे और SSC को लेकर प्रोटेस्ट हुए थे, और उस समय मेरी वॉच टाइम बहुत अच्छी आती थी यूट्यूब पर, और मैंने एक और एडटेक प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया हुआ था। जब मैंने उसको ज्वाइन किया था तो उसकी गाइडलाइंस ये थी कि हम किसी भी प्रोटेस्ट में पार्टी नहीं बनेंगे। क्योंकि उनका मानना ये था कि प्रोटेस्ट की बातें सरकार करती है, आप टीचर हैं, आपका काम पढ़ाना होना चाहिए, आप स्टूडेंट्स को पढ़ाई सर्व करिए। लेकिन उन दिनों टीचर्स ने प्रोटेस्ट को लीड करना शुरू किया ही किया था, और टीचर्स ने उन टीचर्स को जो उस दौरान पढ़ा रहे थे उनके लिए संदेश भिजवाया कि जाओ और इनके कमेंट्स बॉक्स को भर दो। मैम, हर दूसरा स्टूडेंट आकर के, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, आप बोलते क्यों नहीं हैं, आप बिक गए हैं, आप सरकार के सामने बिक गए हैं, आप चाटुकार हो गए हैं। मैं बार बार एक बात दोहराए जा रहा हूं कि मुझे आपने अगर वोट देकर के राजनेता बनाया होता, मैं धरना देने के लिए खड़ा होता। भाई मेरा बिल्कुल, मुझे किस चीज के लिए चुना गया ना, मैं आई एम नॉट द इलेक्टेड फेलो मैम। मैं कौन हूं? आप मुझे सुनने क्यों आ रहे हैं? मैं ढंग का पढ़ा रहा हूं, मैं अच्छा पढ़ाऊं, प्लीज मुझे इससे जज कर लो ना। मैं अच्छा राजनेता हूं या नहीं, इससे कैसे जज करोगे आप मुझे? नहीं नहीं नहीं, आप प्रोटेस्ट में नहीं दिखाई देंगे तो आप गलत आदमी कहलाएंगे।
और निश्चित हम लोग ही। सब प्रोटेस्ट में गए। एग्जैक्टली। लेकिन शाम के समय में जिस समय वहां पे जो पुलिस की कार्रवाई हुई, उस समय क्योंकि हम लोग नहीं थे, उसके कारण भी बहुत गालियां खाए। तो ये महसूस नहीं होता है कि यहाँ करके भी, कहते ना, नेकी कर जूते खा। मैम इसके दो साइड हैं। भाई अगर आपने वो साइड लिया, मैं उसका कभी विरोध नहीं करता कि आप स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं, आप उनके बड़े भाई के रूप में, टीचर के रूप में, उनकी बात कौन उठाएगा। अगर उस तरीके से देखा जाए इस बात को कि सर आप लोगों को लाखों लोग सुनते हैं, आप ही लोग खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा। भाई आपकी जिम्मेदारी है, आप पढ़ा रहे हो जिस एग्जाम के लिए, आप जिम्मेदार हैं इस बात। दोनों पक्ष सही हैं। मैंने कभी इस बात को, आप लोग जब इस तरह के प्रोटेस्ट करते थे तो मैंने आप लोगों को भी गलत नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? अरे भाई आप लोग करिए ना, क्योंकि आप लोग कर रहे हैं तभी तो एग्जाम सही समय पे हो रहे हैं, अकाउंटेबिलिटीज आ रही हैं, लोग कर पा रहे हैं, लोग आपकी वजह से, सरकारें जिम्मेदार हो रही हैं। आप लोगों का करना भी सही है। मैं एक काम करता हूं, मैं पढ़ा लेता हूं, मैं पढ़ा इसलिए लेता हूं। फिर बात आती है टीचर्स के मन में कि तुम साले स्वार्थी हो गए, तुमको पैसे के लिए पढ़ाना है। नहीं भाई, मुझसे ज्यादा अब भी आप ही लोग कमाएंगे, क्योंकि आप लीडर बन के आ रहे हैं। अगर इस बात के पैमाने को आप नापोगे तो जिस छात्र के लिए आपने लाठियां खाई हैं, जिसके लिए आप पुलिस की गाड़ी में भरकर चले गए हैं, आप हीरो हैं उसके, आप कमाइए, करिए। मुझे अपने बारे में ये चीज अच्छे से समझ में आती है कि मुझे एक संस्थान ने एक जिम्मेदारी इस विषय पर दी थी कि तुम्हें इस पार्टी में, मतलब इस चीज की पार्टी नहीं बनना है। मैं भाई किसी का गुलाम बनकर नौकरी कर रहा था। मेरे अंदर इतनी कुव्वत नहीं थी कि मैं ये नौकरी फेंक के निकल आता कि लो पकड़ो भाई नौकरी, मैं तो चला। नहीं थी मैम, ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं थी। जब आप नौकरी करते हैं तो मालिक के अकॉर्डिंग चलना होता है भाई, संस्थान के नियम होते हैं। और मेरे अंदर हमेशा से एक चीज रही है कि जिसके लिए मैंने काम किया है, मैंने बहुत निष्ठा के साथ काम किया है। और मैं आज तक भी किसी संस्थान को छोड़ने के बाद किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी संस्थान को बुराई करता नहीं मिलेगा। नहीं, वो बुरा अगर मैं कर रहा हूं, बुरा बोल रहा हूं, तो वो मेरा उस समय का गलत डिसीजन हो सकता है भैया। फिर आप अपने आप को गलत गालियां दे रहे हो। नहीं, आपको सही समझ नहीं आया, या आपकी कमी हो सकती है, वो लोग अच्छे हैं। ऑफलाइन या ऑनलाइन, आपको क्या लगता है ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म क्या है बच्चों को सीखने के लिए? दो अलग अलग चीजें हैं मैम। अगर बच्चा वाकई में पढ़ना चाहता है ना, तो सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट। ओके। मतलब उससे अच्छा कुछ नहीं है। मैंने 3.5 महीने में यूपीएससी का पूरा सिलेबस लर्न किया है। प्रीलिम्स, यूपीएससी, आरएएस 3.5 महीने की तैयारी पर दिया, क्वालिफाई किया है। पॉइंट क्या है ना, ये अतिशोक्ति नहीं है। मैं ये कहूं कि नहीं, मुझे पता था कि पढ़ना क्या है। मेरे पास बाय गॉड ग्रेस ये चीज है, मेरे गॉड ग्रेस सर्कल इतनी अच्छी थी, मेरे सभी दोस्त, सेलेक्टेड दोस्त मेरे साथ थे, खुद टीचिंग में था, तो मुझे पता था कि यार इतना ही तो पढ़ना होता है। बच्चा 4-4 साल की तैयारी में ये नहीं जान पाता कि उसे पढ़ना क्या है। नहीं तो जैसे कोचिंग इंडस्ट्री यही तो बताती तुम्हें पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। तो अब आती है बात ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की। तो पहले बात आई सेल्फ स्टडी की। तो सेल्फ स्टडी के बाद में मुझे लगता है कि ऑफलाइन। ओके। क्यों लगता है? क्योंकि पढ़ना ही केवल जरूरी नहीं होता है। बच्चा अपनी पीयर लर्निंग से सीखता है कि जुझारू कैसे रहना है, मोटिवेटेड कैसे रहना है। अब क्या होता है कि ऑफलाइन की जो एफिशिएंसी आती है वो बहुत कम आती है। 1.5 घंटे के सेशन में पता चल रहा है गुरुजी ने माहौल बना के 1.5 पन्ने पढ़ाए थे। बच्चा फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि यही चीज मैं ऑनलाइन पढ़ रहा होता, भगा भगा के 1.5x में पढ़ता, चैप्टर खत्म करके निकल जाता है। अरे यार टाइम खराब कर दिया इस आदमी ने। इसीलिए एक तीसरा मॉडल निकल कर आया और वो था लाइब्रेरी मॉडल। बच्चों ने पीयर्स लर्निंग के लिए तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, जहां पे बहुत सारे और साथी बैठकर पढ़ रहे हैं, जिन्हें देखकर वो मोटिवेट हो रहे हैं, और मोबाइल पर ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये जो आपने हाइब्रिड मॉडल देखा ना आते हुए, ये वहां से आया। ऑफलाइन के साथ में जो बड़ी चोट हुई ना, वो ये थी कि ऑफलाइन के टीचर्स ने समय के साथ अपने आप को अपडेट नहीं किया। मैं प्री कोविड ऑनलाइन एडुकेटर हूं, मतलब मैं इस बारे में बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं, जिसकी बात आप भी कर रही हैं। मैं उस समय ऑनलाइन था जिस समय मुझ पर ऑफलाइन लोग हंसा करते थे। ऑनलाइन तो वो पढ़ाते हैं जो ऑफलाइन में चल नहीं पाते। जबकि मैम कोटा अगर जाएं आप, तो अंकित अवस्थी का नाम आज भी इज्जत से लिया जाता है। मैंने ऑफलाइन में भी ठीक काम किया है और अच्छे लेवल पर काम किया है। उस संस्थान में काम किया है जो रैंक 1 देने का रिकॉर्ड रखती है, विश्व रिकॉर्ड। किस साल किया आपने? मैं मैम 2011 से 16 तक वहां था। अच्छा, ओके। और ऑफलाइन में बढ़िया अनुभव लिया है। लेकिन मैं इस बात को ऐड करता हूं कि टीचिंग जो है ना, वो कभी भी माध्यम की गुलाम नहीं हो सकती। आप ये कहें कि मैं ऑफलाइन अच्छा टीचर हूं, ऑनलाइन मुझसे नहीं आता, नहीं। आप विकास सर को देखिए ना,
मतलब अगर किसी की तरफ देखना ही है तो फिर उठाइए ना, आप ऐसे टीचर उठाइए। विकास सर की 2.5 घंटे की क्लास भी आप लोग शांति से बैठ के देख लेते हैं। मेरे 1-1 घंटे के सेशंस मैम यूट्यूब पर किसी विषय पर डले हुए जब होते हैं, एवरेज वॉच टाइम रिकॉर्ड तोड़ देती है। लोग इतनी देर तक कैसे देख पा रहे हैं भाई? मतलब आप कंटेंट पे काम करो ना भाई। आप दोष प्लेटफॉर्म को मत दो। अच्छा, आपको क्या लगता है आज का जो नौजवान है उसके लिए हमारे देश में क्या ऑप्शंस है नौकरी में, और कहाँ बच्चे जाएं, क्या करें अपने करियर बनाने के बहुत लिए? बढ़िया क्या सवाल आपने किया मैम। अगर हम एक ऐसे परिवेश से निकल कर आते हैं जहां समाज ने कहा कि सरकारी नौकरी करो, तो भाई कर लो। शुरुआत की तैयारी सरकारी नौकरी की कर लो। करबद्ध निवेदन ये है कि उसके लिए जिंदगी बर्बाद मत करो। ये नॉर्थ इंडियंस पर लागू होने वाली लाइन है। आपका 1 अटेम्प्ट में, 2 अटेम्प्ट में, 3 अटेम्प्ट में नहीं हुआ ना सिलेक्शन, तो यहां पर ना बेइज्जती लेकर मत जाओ। इस दुनिया में जितनों के भी नाम सुन रहे हैं, जितने भी सुपरस्टार देख रहे हैं, जितने भी प्रसिद्ध मिठाई की दुकानें, कपड़े की दुकानें, स्टार्टअप्स, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स, जितने भी राजनेता, जितने भी प्रभावशाली लोग देख रहे हैं, उनने एक ने भी सरकारी नौकरी का परीक्षा पास नहीं की। मुश्किल से आप निकालेंगे परसेंटेज में, अगर मैं एक भी कह के एब्सोल्यूट सेंस में बात कर दूं, 1% निकल जाएंगे जो। आप नाम लीजिए ना, फ्रंट पेज पे छपने वाले, जिसके आज किसी मुख्यमंत्री का या वित्त मंत्री का भाषण छपा होगा, वो कोई सरकारी एग्जाम देके नहीं आया। कोई भी आदमी उठाइए ना। इसका मतलब आप अपने अंदर ये हीन भावना मत लाइए कि सरकारी नौकरी होगी तो मैं बड़ा आदमी बनूंगा। नहीं, लेकिन सरकारी नौकरी ही अगर आपके कमाई का एकमात्र साधन है, तब विचारने की बात है कि आपको अल्टरनेटिव पता नहीं है। तो पता क्या हो मैम? आजकल मैं खुद अपनी तरफ से बताता हूं, एआई के सेक्टर में इतने सारे रोजगार के काम निकल के आ रहे हैं। मैं अपने लिए आज भी एक अच्छी टीम नहीं बना पाता हूं। कंटेंट रिसर्च में मुझे बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। मैं अपने फील्ड की बात बता रहा हूं। मुझे बहुत अच्छे एडिटर्स की जरूरत पड़ती है। मुझे बहुत अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर्स की टीम बनानी है। मुझे पढ़े लिखे युवा चाहिए। मुझे एक्सेल्स के साथ में जिनका बहुत अच्छा सेट हाथ बैठा हो वो चाहिए। टैली जिनको बहुत अच्छे से आती है, मुझे वो चाहिए। नहीं मिल रहे। केडी स्किल्स हमने अभी शुरू किया है। हाँ, केडी ऐप में, केडी लाइव ऐप में। सोचिए ना, इसीलिए कि तो भाई स्किल होगी आपके अंदर तो रोजगार होगा ना। आप खुद एक काम करिए, आप अपने आसपास जो वेल पेड लोग हैं उनको एक बार निकालिए टीम में से और देखिए कि उन्होंने सरकारी एग्जाम निकाला है। ये खेल चल रहा है ना। अच्छा, क्या करना चाहिए बच्चों को? एसएससी जैसे या एग्जाम्स, कोई छोटा एग्जाम कि सीधा सिविल सर्विसेज से की तैयारी शुरू करें? क्या चाहते हैं आपकी बच्चा कहाँ से शुरुआत करे? बहुत बढ़िया मैम। अक्सर ये डाउट आता भी है अपने साथ में। कुछ बच्चे ग्रेजुएशन के दौरान पूछते हैं सर यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करें या एसएससी के लिए कर लें सीधा। मैम, ये आपकी घर की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। ओके। जैसे मैंने पहले कहा ना, प्यार लग्जरी है, ऐसे मैं कहता हूँ मैम तैयारी करना भी लग्जरी है। ओके। और यूपीएससी की तैयारी तो एक्सट्रीम लग्जरी है। अगर आप इतना बैंक बैलेंस रखते हैं कि आप ये अफोर्ड कर पाएंगे कि 4 साल तक आप तैयारी करने की निकली तैयारी में निकलें और सिलेक्शन ना हो, तो आपको किसी जगह बेरोजगार ना कहलाया जाए। आपके घर वाले कहेंगे ठीक है, बच्चे को पढ़ना था जी, पढ़ लिए। लेकिन वहीं अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट की कि आपकी घर की पॉकेट्स अलाउ नहीं करती और फिर भी आप जिद करके अड़ गए कि मैं यूपीएससी निकालूंगा, ऐसे बच्चों की मेरी केवल इतनी सी समझाइश रहती है कि भैया थोड़ा सा अपने पेरेंट्स के हिसाब से सोचते हुए अगर उन्हें आर्थिक सहायता देनी है तो कोई भी छोटी नौकरी पकड़ लो। राजस्थान में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं मैम, जहां लोग वन रक्षक से, पटवारी से, कांस्टेबल से आईएएस और एसपी का सफर तय किए। तो ये दोनों ही मॉडल सही हैं। जरूरत है कि आप अपनी आर्थिक स्थिति समझें और फिर अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। हमारे केडी कैंपस के एक स्टूडेंट आया था तैयारी करने के लिए कांस्टेबल का। ये 2016-17 की बात बता रही हूँ मैं। और वो कांस्टेबल बन गया। उसके बाद वो आया मुझसे करीबन 2021 में मिलने के लिए, और वो सिविल सर्विसेज क्रैक करके आया था और आईपीएस बन के। बिल्कुल मैम। अच्छा, कोई एक हैबिट जो एस्पिरेंट को बिल्ड करनी चाहिए अपने आप को डेवलप करने के लिए? अक्सर स्टूडेंट्स को ना एक लाइन कहते सुना जाता है कि उनके अंदर मोटिवेशन नहीं आ रहा। आप देखेंगे तो मोटिवेशनल वीडियोस देखने वाले अधिकांश हमारे छात्र वर्ग के बच्चे होते हैं। मेरा उन सबसे गुजारिश है कि जब भी आपको मोटिवेशन की जरूरत हो, सामाजिक फंक्शनों में जरूर जाएं। आपको जो बुला रहा है वहां जाएं। और जो भी मामा, ताया, चाचा, फूफा आपसे पूछे बेटा क्या कर रहे हो, तो उनको सही में जवाब दें और फिर उनके रिएक्शंस को पॉकेट में भर के ले आएं। अपने पापा मम्मी के साथ आधा घंटे बात करें।
उनसे सीखें, समझें कि पापा क्या हाल है आपके, क्या हम कर पाएंगे। आप खुद ऐसे परिवेश से आते हैं क्योंकि सरकारी नौकरी की तैयारी वो कर रहा है जिसे सही मायने में सराउंडिंग से मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, समाज मोटिवेशन देता है। लेकिन मुसीबत क्या है ना मैम, बच्चे उस समाज को काट करके कमरे में बंद होकर मोबाइल से मोटिवेशन ले रहा है। उससे कहिए कि घर जा, अपनों के बीच जा, हर फंक्शन मत अटेंड कर, जहां पूछे ना वहां से जलालत का बैग भर के लेके आ कि मैं जाऊंगा अब करके दिखाऊंगा, अब तू मेरा इंतकाम देखेगी, वैसी फीलिंग लेकर आए। नंबर 1। नंबर दूसरा, एक लाइन यहां ऐड करूंगा, मोटिवेटेड रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी क्या है, आपका डिसिप्लिन रहना। आपके डिसिप्लिन में सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आप प्रॉपर टाइम टेबल का प्रबंधन जानते हो। आपका टाइम टेबल का प्रबंधन अगर है तो आप एक कंसिस्टेंट फेलो बनेंगे, और जो लोग कंसिस्टेंट हैं वही डिसिप्लिन है, और जो डिसिप्लिन है वो स्वतः ही मोटिवेटेड है। मैंने एक बार कहा था कि अगर आपके माँ की झुर्रियां और पिता की मजबूरियां आपको मोटिवेट नहीं कर रही दुनिया हैं, का कोई मोटिवेशन काम कर बिल्कुल एग्री। आप अपने आप को अगर बाय चांस फिर से वापस 18 to 20 इयर्स की एज में पाते हैं, तो क्या ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है आपने गलती की है और वो फिर दोहराएंगे नहीं? मैम मैंने है ना, गलती तो नहीं कहूंगा, सर्कमस्टांसेस मेरे ऐसे थे कि मुझे बहुत कम उम्र में पढ़ने के लिए बिठा दिया था। उन दिनों ये एज रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता था, मतलब कि मैंने 14.5 साल की एज में 12th पास कर लिया था। अच्छा। आज मेरी बच्ची जो है वो 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रही है और उसकी एज 11 साल हो गई है। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि बहुत तेजी से जो मैं पढ़ता चला गया, मैंने बहुत सारी वो परीक्षाओं में एक्सपोजर नहीं लिया था जो देश के अंदर विख्यात हैं। मैं चाहता हूं कि मैं अपने नॉलेज को फिर से टेस्ट कर पाता। मुझे कसौटी पे कसना पसंद है। मैं जीना चाहता हूं मेरी आईआईटी की लाइफ को। ओके। मैं जीना चाहता हूं कि मैं वहां का कंप्यूटर साइंस पढ़ पाता। आज के समय में मैं देश के एआई के लिए खुद एक ऐसा मॉडल लेकर के आता कि देखो ये मेरा बनाया हुआ है। मेरे अंदर आज भी जो सबसे ज्यादा मुझे खालीपन लगता है वो पढ़ाई का लगता है कि हे ईश्वर, मुझे एक जन्म अगर और मिले तो मैं जो इसमें गलतियां कर गया मैं वो पढ़ने में फिर से सुधारूं। और आज के युवा को क्या आप सलाह देंगे? जो डिवाइस पर आप हमें सुन रहे हैं, उस डिवाइस में दिए ज्ञान को अगर आप दिमाग में रिटेन करना शुरू कर दिए तो आपने हमारा ये जो समय बिताया, और ऐसा ना जाने कितना समय बिताया, वो सही था। अगर आप उसको रिटेन नहीं कर पा रहे हैं तो आप समझिए कि आप फिर गलत ट्रैक पे हैं। प्लीज ट्रैक सुधार लीजिए। इस मोबाइल की वजह से ड्राइव मत होइए, इसे ड्राइव करिए, आपका स्वतः ही समय सही हो जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में अंकित सर का कहना है खुद को इंटेलिजेंट बनाओ, और एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, मनी इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। True. तो हमें लगता है आज के ज़माने में कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। तो उसको अपने ग्रिप में लाइए, वो आपको रूल ना करे बल्कि वो आपके कंट्रोल में हो। बहुत बढ़िया। थैंक यू अंकित अवस्थी सर, Thank you so क्योंकि much, आपने इतना बढ़िया ज्ञान दिया है आज कि Ma'am. मैं लिटरली बताऊं तो 1.5 घंटे कैसे बीत गए पता नहीं चला। थैंक यू सो तो मच। मैं चाहती हूं कि जरा मैं आपका एक बार स्वागत करना चाहती अरे हूँ वाह,